हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूसी ऑफिशियल स्टोरीज 61 एक्सीडेंट। अब तक इसलिए वो मना नहीं कर पाया और उसे बाहों में उठाकर बाथरूम में ले गया। दोनों ने शॉवर लिया और रूम में आए। शिव गौरी को रेडी कर रहा था। गौरी भी मुस्करा रही थी। गौरी को रेडी कर शिव भी रेडी हुआ और उसका हाथ पकड़ उसे कमरे से बाहर ले आया। दोनों जब हॉल में पहुंचे तो रेखा जी और प्रिया जी ने जब दोनों को मुस्कराते देखा तो वो भी खुश हो गई। आन्या भी उन्हें देख रही थी। वो भी खुश थी कि फाइनली दोनों के बीच सब सॉर्ट आउट हो गया है। शिव ने रेखा जी को देखकर कहा, माँ हम बाहर जा रहे हैं, कुछ देर में आ जाएंगे। प्रिया जी ने कहा, पर कुछ देर में तो डिनर का टाइम हो जाएगा और अभी बाहर जा रहे हो। शिव ने कहा, चाची प्लीज टाइम से आ जाएंगे, वैसे भी मेरी दोनों प्रिंसेस का मन है। आन्या ने हैरान होते हुए कहा, भाई दोनों बेबी कौन और कौन सी बेबी है आपकी? शिव ने मुस्कराकर कहा, मेरी छोटी प्रिंसेस। आन्या उसकी बात सुन मुस्करा दी। बाकी सभी ने चेहरे पर मुस्कराहट थी। शिव फिर उसे लेकर मेंशन से बाहर निकल गया। अब आगे शिव गौरी को लिए घर से बाहर आता है और कार में बैठ बाहर निकल जाता है। दोनों ही ना जाने कितने दिनों बाद तो एक दूसरे के साथ खुश थे। शिव और गौरी की कार रोड पर दौड़ रही थी। दोनों ही बातें कर रहे थे। शिव ने गौरी से कहा, अच्छा जाना मेरी प्रिंसेस से पूछकर तो बताओ उसे कभी क्या खाना है। गौरी ने मुस्कुराकर कहा, प्रिंसेस नहीं, मेरे प्रिंस को अभी गोलगप्पे खाने हैं। शिव ने पहले उसे घूरा फिर मुस्कुराकर बोला, वैसे जाना तुम्हारी टमी में मेरी प्रिंसेस है और वो तुम्हारी डिमांड से मालूम पड़ता है। गौरी ने हैरानी से पूछा, कैसे? शिव ने मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और बड़े प्यार से बोला, क्योंकि तुम्हें अभी गोलगप्पे खाने हैं जो लड़कियों को पसंद होते हैं, ना कि लड़कों को, तो अब बताओ। गौरी ने मुंह बनाते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं होता। शिव उसका मुंह बनाना देख हंसने लगा। पहले तो गौरी उसे घूर रही थी, फिर वो भी हंसने लगी। दोनों ही हंसते हुए बात कर रहे थे। शिव ने गाड़ी एक गोलगप्पे के ढेले पर रोकी और खुद कार से बाहर आ गया। शिव ने फिर गौरी की तरफ का डोर ओपन किया और मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। गौरी ने भी मुस्कुराकर उसे देखा और उसका हाथ थाम कर बाहर आ गई। दोनों ही एक दूसरे को देख मुस्कुरा रहे थे। शिव उसे लिए गोलगप्पे वाले ढेले पर आया। दोनों ही अपने गोलगप्पे खा रहे थे। गौरी तो तीखे गोलगप्पे खा रही थी, वही शिव मीठा। गौरी ने एक गोलगप्पा उसके तरफ कर बोली, यह वाला खाओ, बहुत टेस्टी है। शिव ने कहा, तुम्हें पता है जाना, मैं तीखा नहीं खाता। गौरी ने बच्चों जैसा मुंह बना उसे देखा तो शिव ने मुस्कुरा दिया और वो गोलगप्पा खा लिया, पर उसने जैसे ही वो गोलगप्पा खाया उसे मिर्च लगने लगा। वो जल्दी ही उसे खत्म कर चिल्लाने लगा। गौरी उसे देख हंस रही थी। शिव ने पानी पिया और उसे घूर कर बोला, तुम्हें तो मैं घर चल कर देखता हूँ। शिव के ये कहने पर गौरी ने उसे घूरते हुए कहा, अगर ऐसे बात करोगे ना तो फिर मैं तुम्हारे साथ कभी वापस घर नहीं जाऊंगी और तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। शिव ने उसकी यह बात सुन उसके होठों पर अपने हाथ रख दिया। शिव ने थोड़ा गुस्से में उसे घूरते हुए कहा, ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि अगर तुम मुझे छोड़कर चली गई तो मैं भी खुद को खत्म कर लूंगा, इसलिए सोचना भी मत। गौरी ने उसका हाथ हटाकर बोली, मैं कभी कहीं नहीं जाऊंगी। चलो अब चलते हैं, माँ वेट कर रही होगी। शिव ने ढेले वाले को पैसे दिए और खुद उसका हाथ पकड़ अपने साथ ले जाने लगा। वही कोई और भी था जो उसे घूर कर देख रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल थी। उसने कार की स्टीयरिंग पर अपनी पकड़ कस दी। उसने उन दोनों को घूरते हुए कहा, तुम्हें तो मैं अपने शिव से दूर करके रहूंगी, बिकॉज ही इज ऑलवेज माइन। यह कोई और नहीं, शनाया थी। उसने किसी को फोन किया और उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कुराहट आ गई। शिव गौरी को लिए जा रहा था। वो दोनों कार तक पहुंचे तभी उसका फोन रिंग किया। शिव ने अपना फोन चेक किया तो उसे शनाया की कॉल आ रही थी। कॉल देख उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने गौरी को उसे 5 मिनट वेट करने का बोल फोन लिए साइड में चले गया। शिव थोड़ी दूरी पर जाकर कॉल पिक कर कुछ बातें करने लगा। उसका चेहरा दूसरी तरफ था। गौरी ने उसे एक नजर देखा तो सामने एक आइसक्रीम का ढेला था। उसे अचानक से आइसक्रीम खाने का मन करने लगा। उसने एक नजर देख शिव को देखा, वो बातें कर रहा था, इसलिए वो सोचते हुए बोली, जब तक शिव आएंगे मैं तो अपनी आइसक्रीम लेकर भी आ जाऊंगी। ये सोच गौरी मुस्कुराते हुए अपने कदम आगे बढ़ा देती हैं। वो सामने देखते हुए जा रही थी। वही कुछ दूरी पर एक ट्रक सामने से आ रही थी, पर गौरी का ध्यान उस तरफ नहीं था। ट्रक बहुत तेजी से सामने से आ रही थी। ट्रक गौरी के बहुत करीब पहुंच गई तभी शिव भी पलटा और उसका ध्यान गौरी पर गया। पर जब उसने सामने से आ रहे ट्रक को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसने गौरी को आवाज लगाते हुए कहा, गौरी। गौरी ने पलटकर शिव को देखा। वो उसे देख मुस्कुराकर बोली, मुझे आइसक्रीम खानी है, मैं अभी लेकर आती हूँ, तुम वही वेट करो। गौरी ने इतना कहकर जैसे ही पलटी सामने से आ रही ट्रक ने उसे टक्कर मारी। शिव जो आगे आ ही रहा था उसके कदम वही रुक गए। उसने चिल्लाते हुए कहा, गौरी।
गौरी ट्रक के टक्कर मारने से काफी दूर जा गिरी। गौरी दूर सड़क पर जा गिरी थी, उसकी सिर से खून पूरे रोड पर बह रहा था। टू बी कंटिन्यूड। प्लीज रीड जिद इश्क की। प्लीज रीड माई न्यू स्टोरी मेरे बेदल सनम एंड दिल से बांधी डोर। आई होप यू आर लाइक इट। प्रोमो। मेरे बेदल सनम। आर्या उसे आज पहली बार इतने गौर से देख रही थी। उसने पहले कभी भी उसे ध्यान से देखा तक नहीं था। वैसे भी वो उसके सामने अपनी नजरें झुका कर रखती थी तो कभी भी इतने गौर से उसे देखा ही नहीं था। आर्या उसे देख रही वो सोचने लगी और खुद से बोली, सोते वक्त कितने मासूम लगते हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह, और जब जागते हैं तो बिल्कुल बेदिल इंसान बन जाते हैं। आप मुझे अपनी नफरत की हद दिखाना चाहते हैं, मुझे तोड़ना चाहते हैं ना, पर मैं भी आपको अपने प्यार से बदल दूंगी। आप मुझे अपनी नफरत की हद दिखाए और मैं आपको अपने प्यार की हद। आप मुझे टॉर्चर करना चाहते हैं, करिए, पर इस रिश्ते को तो मैं संभाल कर रहूंगी। अपनी शादी को भी नॉर्मल शादी की तरह बनाकर रहूंगी। आपको बेदिल इंसान से बदल कर आपको प्यार करना सिखा दूंगी। मेरे बेदिल सनम। ये बोल वो मुस्करा देती हैं। फिर उसे कल रात का पल याद आया जब उसे मिर्च लग रही थी और वो कैसे ईशान के होठों पर लगे शहद को खा रही थी। यह उसकी पहली किस थी। उसने पहली बार किसी लड़के के होठों का टच अपने होठों पर फिल किया था। उसे कल के वो पल याद कर उसका चेहरा गुलाबी होने लगा था। 62 गौरी हॉस्पिटल में और शिव के आंसू। अब तक उसने एक नजर देख शिव को देखा, वो बातें कर रहा था, इसलिए वो सोचते हुए बोली, जब तक शिव आएंगे मैं तो अपनी आइसक्रीम लेकर भी आ जाऊंगी। ये सोच गौरी मुस्कराते हुए अपने कदम आगे बढ़ा देती हैं। वो सामने देखते हुए जा रही थी। वही कुछ दूरी पर एक ट्रक सामने से आ रही थी, पर गौरी का ध्यान उस तरफ नहीं था। ट्रक बहुत तेजी से सामने से आ रही थी। ट्रक गौरी के बहुत करीब पहुंच गई, तभी शिव भी पलटा और उसका ध्यान गौरी पर गया। पर जब उसने सामने से आ रहे ट्रक को देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। उसने गौरी को आवाज लगाते हुए कहा, गौरी। गौरी ने पलटकर शिव को देखा। वो उसे देख मुस्कुराकर बोली, मुझे आइसक्रीम खानी है, मैं अभी लेकर आती हूँ, तुम वही वेट करो। गौरी ने इतना कहकर जैसे ही पलटी, सामने से आ रही ट्रक ने उसे टक्कर मारी। शिव जो आगे आ ही रहा था उसके कदम वहीं रुक गए। उसने चिल्लाते हुए कहा, गौरी। गौरी ट्रक के टक्कर मारने से काफी दूर जा गिरी। गौरी दूर सड़क पर जा गिरी थी, उसकी सिर से खून पूरे रोड पर बह रहा था। अब आगे। शिव तो उसे देख शॉक्ड रह गया था। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। सभी भागकर गौरी के पास पहुंच रहे थे। तभी एक आदमी ने शिव धक्का दिया, जिससे शिव को होश आया। वो जल्दी से भागकर आगे गौरी के पास पहुंचा। उसकी आंखें बंद थी, उसके सिर से खून बह रहा था। गौरी की यह हालत देख शिव की आंखों में आंसू आ गए। उसने जल्दी से उसे अपनी बाहों में उठा लिया और उसे लिए अपनी कार की तरफ भागा। उसने जल्दी से गौरी को बैक सीट पर लेटा दिया और खुद जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने अपनी कार स्टार्ट कर हॉस्पिटल की तरफ भागा दिया। वो बहुत तेज कार ड्राइव कर रहा था। उसकी आंखें अभी भी नम थी। उसने 30 मिनट का रास्ता 15 मिनट में तय किया और कार नवजीवन हॉस्पिटल के बाहर रोका। वो जल्दी से कार से बाहर निकला और कार का बैक डोर ओपन कर गौरी को अपनी गोद में उठा लिया। वो जल्दी से उसे लिए हॉस्पिटल के अंदर भाग गया। शिव गौरी को लिए हॉस्पिटल के अंदर आया और जोर जोर से चिल्लाते हुए बोला, डॉक्टर। डॉक्टर। सभी लोग जो वहां खड़े थे शिव को देख रहे थे। शिव पगलों की तरह चिल्ला रहा था। शिव के इतना चिल्लाने पर डॉक्टर वहां भाग कर आया। शिव ने उस डॉक्टर को देखकर कहा, डॉक्टर, मेरी बीवी का एक्सीडेंट हो गया है, प्लीज इसे चेक कीजिए, इसे कुछ नहीं होना चाहिए। डॉक्टर। डॉक्टर शिव को जानता था, आखिर शहर के सभी लोग सिंघानिया परिवार के लोगों को जानते थे। डॉक्टर ने शिव को रिलैक्स करते हुए कहा, प्लीज मिस्टर सिंघानिया, आप शांत रहे। डॉक्टर ने वॉट बॉय को देख बोला, स्ट्रेचर। वॉट बॉय जल्दी से स्ट्रेचर लेकर आया। शिव ने गौरी को लेटा दिया। डॉक्टर उसे लिए आईसीयू के अंदर ले गए। शिव को बाहर ही रुकना पड़ा और वो समझता भी था। वो बाहर ही खड़ा यहाँ वहाँ चल रहा था। उसकी आंखों से आंसू आ गए थे। उसने खुद को बहुत देर तक संभाल कर रखा था, पर अब वो टूट गया था। गौरी का इलाज चल रहा था। शिव को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसका फोन रिंग किया। उसने अपना फोन देखा तो रेखा जी की कॉल थी। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने कॉल पिक किया। सामने से आवाज आई, शिव कहाँ हो बेटा? और गौरी, तुम जानते हो ना वो प्रेग्नेंट है, उसे इतनी देर घूमने से थकावट होगी जो उसके लिए अच्छा नहीं है, इसलिए जल्दी से वापस आओ। उनकी बात सुन शिव ने अपने आंखों में आ रहे आंसू कंट्रोल करते हुए बोला, माँ। उसकी आवाज हल्की कॉप रही थी। रेखा जी उसकी आवाज को नोटिस कर लेती हैं और फिक्र करते हुए बोली, क्या हुआ बेटा? क्या कुछ हुआ है क्या? शिव गौरी को। शिव ने अब भरे गले से कहा, माँ वो उसे। वो बोल नहीं पा रहा था। वही रेखा जी ने कहा, क्या हुआ है बताओ।
रेखा जी आगे कुछ बोलती उससे पहले विराज, जो उनकी फिक्र भरी आवाज सुन रहा था, उसने फोन अपने हाथ में लिया और बोला, शिव क्या हुआ है और अब तक कहाँ है? शिव ने जब विराज की आवाज सुनी तो उसके आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोला, विराज, गौरी का एक्सीडेंट हो गया है, हम हॉस्पिटल में है। विराज ने जब ये सुना तो वो सुन रह गया। उसने जल्दी से कहा, शिव तू वेट कर, हम जल्दी से आ रहे हैं, तू प्लीज खुद को संभाल। शिव ने उसकी आवाज सुना तो उसने कहा, ठीक है। विराज ने कॉल कट की तो रेखा जी ने फिक्र करते हुए कहा, विराज क्या हुआ है, कुछ तो बोल। विराज ने कहा, बड़ी माँ, गौरी का एक्सीडेंट हो गया है, शिव हॉस्पिटल में है, हमें वहां जाना चाहिए। रेखा जी ने जब ये सुना तो उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। प्रिया जी ने शॉक्ड होकर कहा, क्या विराज, गौरी का एक्सीडेंट हो गई है? विराज ने हमें अपना सिर हिला दिया और वो सब जल्दी से घर से निकल हॉस्पिटल पहुंच गए। कुछ ही देर में सभी लोग हॉस्पिटल पहुंच गए थे। शिव ने विराज को देखा तो उसके उसे झट से गले लगा लिया और वो जो अपने आंसुओं को कंट्रोल कर रहा था, अब वो रोने लगा। उसकी ये हालत देख सभी की आंखों में आंसू बहने लगे। रेखा जी आगे आए और शिव से बोली, कैसी है गौरी अब? शिव ने भरे गले से कहा, माँ वो अंदर है। प्रिया जी, रेखा जी वही एक बेंच पर बैठ गई। शान्वी और आन्या भी वही खड़े थे। विराज के पापा और बड़े पापा शिव को संभाल रहे थे। विराज वही खड़े कुछ सोच रहा था। टू बी कंटिन्यूड। प्लीज रीड जे इश्क की। प्लीज रीड माई न्यू स्टोरी, मेरे बेदल सनम एंड दिल से बांधी डोर। आई होप यू लाइक इट। प्रोमो। दिल से बांधी डोर। उसने जोर से रूही का नाम चिल्लाया और रूही की तरफ भाग गया। ईशा का ध्यान भी आदित्य की आवाज सुन रूही पर गया। उसने भी अपना फोन वही फेंका और जल्दी से रूही की तरफ भागी। दोनों ही रूही की तरफ पहुंचते तब तक एक कार रूही को टक्कर मार देती है। रूही तो कुछ दूरी पर जाकर गिरती है। वही ईशा, उसकी आंखें हैरानी फेल जाती हैं। उसे तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। आदित्य भी शॉक्ड था, फिर भी उसने खुद को संभाला और रूही के पास पहुंच गया। रूही रोड पर गिरी हुई थी, उसके सिर से खून बह रहा था। वो बेहोश हो चुकी थी। ईशा भी जल्दी उसके पास पहुंच गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आदित्य ने जल्दी ही रूही को गोद में उठा लिया और अपनी कार की तरफ बढ़ गया। ईशा भी जल्दी जल्दी उसी के साथ चल रही थी। ईशा रूही को लिए कार की बैक सीट पर बैठ गई, वही आदित्य ने ड्राइविंग सीट संभाल ली और बहुत ही फास्ट ड्राइव करने लगा। ईशा के आंसू तो रुक ही नहीं रहे थे, क्योंकि रूही हालत बहुत खराब लग रही थी। बहुत ज्यादा ही खून बह रहा था। CH63 शी इज नो मोर। अब तक। शिव ने उसकी आवाज सुना तो उसने कहा, ठीक है। विराज ने कॉल कट की तो रेखा जी ने फिक्र करते हुए कहा, विराज क्या हुआ है, कुछ तो बोल। विराज ने कहा, बड़ी माँ, गौरी का एक्सीडेंट हो गया है, शिव हॉस्पिटल में है, हमें वहां जाना चाहिए। रेखा जी ने जब ये सुना तो उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। प्रिया जी ने शॉक्ड होकर कहा, क्या विराज, गौरी का एक्सीडेंट हो गई है? विराज ने हमें अपना सिर हिला दिया और वो सब जल्दी से घर से निकल हॉस्पिटल पहुंच गए। कुछ ही देर में सभी लोग हॉस्पिटल पहुंच गए थे। शिव ने विराज को देखा तो उसके उसे झट से गले लगा लिया और वो जो अपने आंसुओं को कंट्रोल कर रहा था, अब वो रोने लगा। उसकी यह हालत देख सभी की आंखों में आंसू बहने लगे। रेखा जी आगे आए और शिव से बोली, कैसी है गौरी अब? शिव ने भरे गले से कहा, माँ वो अंदर है। प्रिया जी, रेखा जी वही एक बेंच पर बैठ गई। शान्वी और आन्या भी वही खड़े थे। विराज के पापा और बड़े पापा शिव को संभाल रहे थे। विराज वही खड़े कुछ सोच रहा था। अब आगे उसे समझ नहीं आ रहा था, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था या उनके बिजनेस राइवल्स ने ये सब किया, पर अगर कोई दुश्मन को ऐसा करना होता तो वो अटैक शिव पर होता, ना कि गौरी पर। वो यही सब सोच रहा था। उसे अब कैसे भी पता लगाना था कि आखिर किसने ये सब किया है या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट है। सभी वही खड़े थे, सभी आंखें नम थी। शिव तो पूरी तरह से टूट गया था, वो बस अब गौरी को सही सलामत देखना चाहता था। तभी ICU का डोर ओपन हुआ और डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर परेशानी झलक रही थी। सब डॉक्टर की तरफ दौड़े। शिव ने आगे आकर कहा, डॉक्टर कैसे है मेरी बीवी? वो ठीक तो है ना, उसे कुछ हुआ तो नहीं ना? डॉक्टर ने शिव को देख सिर झुका लिया और बोला, सॉरी मिस्टर सिंघानिया, पर आपकी वाइफ केस बहुत ही क्रिटिकल है। उनके बचने के कोई चांस नहीं है, बट अभी उनकी सांसें चल रही है और वो आपसे मिलना चाहती। डॉक्टर की बात सुन शिव वही घुटनों पर बैठ गया। कहा, वो अपनी फैमिली आगे बढ़ते देख रहा था, अपनी बीवी और अपनी प्रिंसेस को देखना चाहता था, वही अब डॉक्टर का ये कहना उसे अंदर तक तोड़ रहा था। विराज ने जल्दी से उसे संभाला और उसे गले लगा लिया। विराज ने कहा, शिव तू हार मत मान, गौरी को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगी, चल उससे मिल ले, वो तुझे देखना चाहती, चल। शिव ने उसकी बात सुनी और उसकी तरफ देख जल्दी से ICU वार्ड के अंदर भाग गया। गौरी अंदर बेड पर लेटी हुई थी, उसके चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ।
शिव गौरी के पास जा बैठ गया और उसे देख भरे गले से बोला, जाना। उसकी आवाज सुन गौरी ने उसे देख अपना ऑक्सीजन मास्क निकाल दिया और बोली, शिव। उसकी इतनी धीमी आवाज सुन उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। गौरी ने उसे देख धीरे से कहा, आप रो क्यों रहे हैं? शिव ने अपने आंसू पोंछकर कहा, नहीं जाना, मैं रो नहीं रहा हूँ, बस तुम्हें इस हालत में देखा तो बस, कोई बात नहीं है, डॉक्टर ने कहा है तुम जल्दी ठीक हो जाओगी, फिर हम घर चलेंगे। गौरी ने मुस्कुराकर कहा, शिव मरते हुए इंसान से झूठ नहीं कहते हैं। शिव ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और ना में अपना सिर हिला दिया। गौरी ने उसका हाथ अपने मुंह से हटाकर अपने गाल पर लगाकर बोली, मैं जानती हूँ कि अब मैं नहीं बचूंगी क्योंकि मेरी हालत ऐसी नहीं है। मैं बस तुमसे ये कहना चाहती हूँ कि मेरे जाने के बाद ना तुम शादी कर लेना। इस तरह से मत बन जाना कि मेरी आत्मा भी तुम्हें देख रोए। शिव, तुम्हें तुम्हारी प्रिंसेस चाहिए थी ना, पर अब मैं तो नहीं दे सकती, पर एक बात कहूँ, जब तुम्हारी प्रिंसेस होगी ना तो तुम उसका नाम ना शिवी रखना, और अगर मेरा प्रिंस हुआ ना तो उसका नाम गौरव रखना। तुम मुझे छोड़ अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना शिव। उसकी यह बातें सुन शिव ने रोते हुए ना में अपना सिर हिलाकर कहा, नहीं जाना, तुम मुझे छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकती, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था तो अब तुम अपना प्रॉमिस नहीं तोड़ सकती। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो मैं भी मर जाऊंगा। गौरी ने भी अब रोते हुए कहा, शिव प्लीज, मरते हुए तुमसे कुछ मांग रही हो, प्लीज यह एक चीज मुझे दे दो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना। शिव। ये बोलते हुए उसकी सांसें रुकने लगी। शिव ये सब देख हड़बड़ा जाता है। वो जल्दी से डॉक्टर को आवाज लगाता है, डॉक्टर जल्दी से अंदर आए। पूरी फैमिली जो डोर पर खड़ी थी वो भी अंदर आ जाती हैं। सभी की आंखों से आंसू बह रहे थे। शिव, उसका तो हाल बयां ही नहीं किया जा सकता था। कितने ही दिनों से उसके और गौरी के बीच कोई बात नहीं हो रही थी, और जब सब कुछ ठीक हुआ तो अब गौरी की हालत उसे अंदर तक खा रही थी। डॉक्टर काफी कोशिश कर रहे थे, पर गौरी का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। अचानक ही गौरी की सांसें थम गई। सभी तो शॉक्ड हो गए। डॉक्टर ने उन्हें देखकर कहा, शी इज नो मोर। ये सुनते ही सभी की आंखों में आंसू बहने लगे। शिव तो वही जमीन पर बैठा था, उसे तो कोई होश ही नहीं था। रेखा जी तो ये बात सुनते ही बेहोश हो गई। आन्या ने उन्हें संभाला। सभी की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। विराज ने पहले रेखा जी को दूसरे वार्ड में शिफ्ट करवाया। आखिर अब उसे ही तो इस सिचुएशन में सभी घर वाले को संभालना था, खासकर शिव को। टू बी कंटिन्यूड। प्लीज रीड एंड सब्सक्राइब माई चैनल द यूसी ऑफिशियल स्टोरीज। जिद इश्क की, मेरे बेदल सनमन दिल से बांधी डोर। प्लीज इन सभी स्टोरी को भी इसी तरह से प्यार दीजिए और मुझे कमेंट कीजिए, जिसे पढ़ में समझूं कि आपको स्टोरी कैसी लग रही है। एंड थैंक्स, इस स्टोरी के व्यूज काफी जल्दी ग्रो कर रहे हैं। थैंक्स। 64 तू मुझे उसे दे सकता है अब तक। ये बोलते हुए उसकी सांसें रुकने लगी। शिव ये सब देख हड़बड़ा जाता है। वो जल्दी से डॉक्टर को आवाज लगाता है, डॉक्टर जल्दी से अंदर आए। पूरी फैमिली जो डोर पर खड़ी थी वो भी अंदर आ जाती हैं। सभी की आंखों से आंसू बह रहे थे। शिव, उसका तो हाल बयां ही नहीं किया जा सकता था। कितने ही दिनों से उसके और गौरी के बीच कोई बात नहीं हो रही थी, और जब सब कुछ ठीक हुआ तो अब गौरी की हालत उसे अंदर तक खा रही थी। डॉक्टर काफी कोशिश कर रहे थे, पर गौरी का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा था। अचानक ही गौरी की सांसें थम गई। सभी तो शॉक्ड हो गए। डॉक्टर ने उन्हें देखकर कहा, शी इज नो मोर। ये सुनते ही सभी की आंखों में आंसू बहने लगे। शिव तो वही जमीन पर बैठा था, उसे तो कोई होश ही नहीं था। रेखा जी तो ये बात सुनते ही बेहोश हो गई। आन्या ने उन्हें संभाला। सभी की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। विराज ने पहले रेखा जी को दूसरे वार्ड में शिफ्ट करवाया। आखिर अब उसे ही तो इस सिचुएशन में सभी घर वाले को संभालना था, खासकर शिव को। अब आगे 1 महीने बाद गौरी की मौत का दुख सभी को था, फिर भी किसी तरह सब एक दूसरे को संभाल रहे थे। पर शिव शायद पूरी तरह से टूट गया था। उसे तो कोई होश ही नहीं था जैसे। शिव सुबह ही घर से निकल रहा था। रेखा जी ने उसे देख कहा, बेटा कुछ खा ले फिर जाना। शिव ने उन्हें देखा भी नहीं और सीधे ऑफिस के लिए निकल गया। रेखा जी की आंखों से आंसू बहने लगे, क्योंकि अब ये रोज का हो गया था। शिव सुबह जल्दी ही ऑफिस जाता था और रात को भी बहुत देर से आता था, और अभी तो घर ही नहीं आता था। उसने पूरी तरह से खुद को काम में लगा दिया था। प्रिया जी ने रेखा जी को संभालते हुए कहा, दीदी आप तो खुद को संभालिए, तभी तो हम सब मिलकर शिव को संभाल पाएंगे। क्या संभाल पाएंगे? गौरी ने इसे मरते समय कहा था कि यह खुद को संभाल ले और जिंदगी में आगे बढ़ जाए, और एक ये है कि घर भी जल्दी नहीं आता, और आता भी है तो कब आता है कब जाता है कुछ पता नहीं चलता। मैं तो परेशान हो चुकी हूँ, अब अपने बेटे को और इस तरह देख सकती हूँ। तभी पीछे से विराज आया और कहा, बस कीजिए बड़ी माँ, आप तो अपनी भी तबीयत खराब कर लेंगी। प्लीज खुद को संभालिए, शिव को भी संभालना है, और आप तो खुद ही इस तरह से टूट गई है।
विराज ने उन्हें गले लगा लिया था। रेखा जी ने रोते हुए कहा, प्लीज विराज, मेरे शिव को पहले जैसे कर दो, मैं उसे इस तरह नहीं देख पाऊंगी। विराज ने उन्हें खुद से अलग कर उनका चेहरा हाथ में पकड़ लिया और बोला, आप विश्वास कीजिए मुझ पर, मैं शिव को आपका पहले वाला शिव बना दूंगा। आई प्रॉमिस बड़ी माँ। ये बोल विराज रेखा जी को डाइनिंग टेबल पर लेकर आया और बोला, आप ब्रेकफास्ट कीजिए, मैं ऑफिस चलता हूँ। रेखा जी ने अपने आंसू पोंछकर कहा, तू तो कुछ खा ले। विराज ने कहा, अगर मैं यहाँ से खा कर गया तो शिव को कितना भी मना लूं वो कुछ नहीं खाएगा, इसलिए उसके साथ ही ब्रेकफास्ट करूंगा, क्योंकि वो मुझे भूखा नहीं रहने देगा। ये बोल वो घर से बाहर निकल गया। रेखा जी ने प्रिया जी को देखकर कहा, पता नहीं कब वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेगा। गौरी की बात मान, वो शादी के लिए तो तैयार हो गया है, पर क्या वो कभी भी किसी और को गौरी की जगह दे पाएगा। प्रिया जी उनके हाथ पर हाथ रखकर कहा, कम से कम मान तो गया, एक बार जिंदगी में कोई आएगी तो जिंदगी तो वो खुद संभल जाएगा। दूसरी तरफ सिंघानिया इंडस्ट्रीज में शिव अपने केबिन में बैठा था। वो लैपटॉप चालू कर उसमें गौरी की एक तस्वीर देख रहा था जो उसने तब ली थी जब उसे पता चला था कि वो दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं। वो एकटक उस फोटो को देख रहा था। गौरी का मुस्कुराता हुआ चेहरा देख उसके चेहरे पर भी एक मुस्कुराहट थी। तभी केबिन का गेट ओपन हुआ और विराज अंदर आया। शिव ने उसे एक नजर देखा और अपना काम करने लगा। विराज आकर उसके सामने वाली चेयर पर बैठ गया और बोला, शिव। शिव ने बिना उसकी तरफ देखे बोला, विराज, मुझे आज सच में ब्रेकफास्ट नहीं करना है, इसलिए तू जा यहाँ से। विराज ने फिर उठते हुए कहा, ठीक है, पर मैंने भी कुछ नहीं खाया है, सोचा था तेरे साथ ही ब्रेकफास्ट कर लूंगा, पर कोई नहीं। ये बोल वो जाने लगा तो शिव ने कहा, तू क्यों रोज ब्रेकफास्ट किए बिना आता है, मैं समझता हूँ, पर सच मुझे आज कुछ नहीं खाना प्लीज। शिव की बात सुन विराज ने पलटकर उसे देखकर बोला, तेरे इस तरह से भूखे रहने से क्या गौरी वापस आ जाएगी? नहीं, पर तू अपने जिद के चलते अपनी यह हालत कर रहा है। पता भी है तू तो घर से निकल जाता है, पर बड़ी माँ वो कितना रोती है तेरे लिए, और एक तू है कि समझता ही नहीं है। शिव ने भी अब गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, हाँ पता है, मेरे ये सब करने से गौरी वापस नहीं आएगी, पर क्या मेरे ये सब ना करने से गौरी वापस आ जाएगी? बोल तू, मैं अगर तेरी सारी बातें मानूं तो तू मुझे उसे दे सकता है, नहीं ना मेरा दर्द है तू नहीं समझ सकता, इसलिए कह रहा हूँ चले जा। ये बोल शिव अपनी फाइल को देखने लगा। विराज ने मन ही मन कहा, तुझे गौरी को तो मैं वापस लाकर नहीं दे सकता, पर तुझे पहले जैसा तो मैं बना कर रहूंगा। विराज ये बोल केबिन से बाहर निकल गया। उसके जाते ही शिव ने दोबारा लैपटॉप को देखा, उसके आंखों में आंसू थे। टू बी कंटिन्यूड। आप लोगों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, शिव की लाइफ भी नॉर्मल ही होगी, उसके साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी, उसे भी उसका प्यार मिलेगा। बस थोड़ा वेट कीजिए और यह भी सोचकर बताइए कि शिव की शादी किससे हो रही है। थैंक्स बाय। और मेरी बाकी की नॉवेल भी पढ़ते रहे। जिद इश्क की, मेरे बेडल सनमन दिल से बांधी .65 मुझसे पहले आपकी कितनी बीवी थी अब तक? शिव की बात सुन विराज ने पलटकर उसे देखकर बोला, तेरे इस तरह से भूखे रहने से क्या गौरी वापस आ जाएगी? नहीं, पर तू अपने जिद के चलते अपनी यह हालत कर रहा है। पता भी है तू तो घर से निकल जाता है, पर बड़ी माँ वो कितना रोती है तेरे लिए, और एक तू है कि समझता ही नहीं है। शिव ने भी अब गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, हाँ पता है, मेरे ये सब करने से गौरी वापस नहीं आएगी, पर क्या मेरे ये सब ना करने से गौरी वापस आ जाएगी? बोल तू, मैं अगर तेरी सारी बातें मानूं तो तू मुझे उसे दे सकता है, नहीं ना मेरा दर्द है तू नहीं समझ सकता, इसलिए कह रहा हूँ चले जा। ये बोल शिव अपनी फाइल को देखने लगा। विराज ने मन ही मन कहा, तुझे गौरी को तो मैं वापस लाकर नहीं दे सकता, पर तुझे पहले जैसा तो मैं बना कर रहूंगा। विराज ये बोल केबिन से बाहर निकल गया। उसके जाते ही शिव ने दोबारा लैपटॉप को देखा, उसके आंखों में आंसू थे। अब आगे। अविला रात का वक्त। अनवी किचन में काम कर रही थी। आर्यन भी किचन में ही था और अनवी की हेल्प कर रहा था। अनवी ने कहा, आर्यन भैया जल्दी जल्दी काम कीजिए, मिस्टर शेखावत आते ही होने। आर्यन जो सब्जी काट रहा था बोला, भाभी भाई को आने में टाइम है, वैसे भी विराज भैया के साथ गए हैं, आने में टाइम लगेगा। अनवी ने उसे देख कहा गए हैं जो लेट हो जाएगा। आर्यन ने सब्जी अनवी को देते हुए कहा, पता नहीं, बोल रहे थे कोई मीटिंग है वहीं जा रहे हैं, जल्दी आ जाएंगे, पर अब इस वक्त गए हैं तो थोड़ा तो टाइम लगेगा ना। अनवी ने सब्जी बनाते हुए कहा, भैया आप जाएं, मैं बाकी का काम कर लूंगी। आर्यन वही किचन स्लैब पर बैठते हुए बोला, नहीं भाभी, अकेले बाहर बोर हो जाता हूँ, मैं यही बैठूंगा, आपसे बात करूंगा तो आपका भी टाइम पास हो जाएगा और मेरा भी। अनवी उसे देख मुस्कुरा दी और खाना बनाते हुए बोली, शानवी से बात हुई? आर्यन उसकी बात थोड़ा उदास होते हुए बोला, क्या बात करूं भाभी, वो अभी शिव भाई की वजह से थोड़ा परेशान रहती हैं, कुछ बात ही नहीं करती, सोचा था आपकी शादी के बाद प्रपोज करूंगा, पर 1 महीना हो गया है।
यहाँ तक कि भाई से भी बात करने की हिम्मत मेरी नहीं है। अन्वी ने कहा आपके भाई से बात करूं फिर? आर्यन ने मना करते हुए कहा नहीं भाभी अभी नहीं, जब शिव भाई की लाइफ थोड़ी सही हो जाए तब मैं उसे प्रपोज करूंगा। अन्वी ने कहा हाँ ये भी ठीक, बस एक बार शिव भाई पहले जैसे हो जाए, क्योंकि अब उनकी हालत देखी नहीं जाती। सच भगवान भी कैसे उनकी खुशी को उनसे छीन सकते हैं। आर्यन ने आगे आ कहा डोंट वरी भाभी, एक दिन शिव भाई भी पहले की तरह खुश रहेंगे। उनकी लाइफ में भी उन्हें उनकी खुशी मिलेगी। तभी राजवीर, जो अभी अभी घर आया और अन्वी और आर्यन को बात करते हुए देख रहा था, वो डोर से ही उन दोनों की बात सुन रहा, वो किचन के अंदर आया और बोला तुम दोनों का बात करके हो गया हो तो खाना बना लो। आर्यन ने उसे देख बोला भाई हम खाना ही बना ही रहे थे, बस शिव भाई के बारे में बात कर रहे थे। राजवीर ने उन दोनों को देख बोला शिव के लिए इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो भी पहले की तरह हो जाएगा। फिर आर्यन से बोला तू जरा खाना बना, मुझे तेरी भाभी से कुछ काम है। ये बोल राजवीर अन्वी का हाथ पकड़ उसे किचन से बाहर ले गया और अपने कमरे में चले जाता है। वही आर्यन अब किचन में अकेले था और बोला काश मेरी भी बीवी आ जाए और मैं भी कमरे जा उससे बात कर सकूं, पर बेटा आर्यन तब तक तो तुझे खाना ही बनाना बनेगा। ये बोल वो सब्जी बनाने लगा। वही कमरे में राजवीर अन्वी को लिए अंदर पहुंचा और बोला जान मेरे कपड़े निकाल कर दे दो। ये बोल राजवीर अपना कोट निकाल वही रख देता है और अपनी शर्ट के बटन खोलने लगता है। अन्वी एक टी शर्ट और लोवर लिए राजवीर के पास आई और बोली मुझसे पहले आपकी कितनी बीवी थी? राजवीर उसे हैरानी से देखने लगा और बोला जान ऐसे क्यों बोल रही हो, तुम मेरी पहली बीवी हो और आखिरी बीवी भी। पर ऐसा सवाल ही क्यों? अन्वी के कपड़ा उसके हाथ में देते हुए बोली तो पहले ये कपड़े आपको कौन निकाल कर देता था? राजवीर ने अन्वी को उसकी कमर से पकड़ अपने करीब कर उसके चेहरे पर आ रहे बाल को साइड करते हुए बोला तुम हो इसलिए यह आदत है, अब जब इतनी खूबसूरत बीवी है तो ये काम खुद क्यों करूं? अन्वी ने उसके सीने पर हाथ रख मुंह बनाते हुए बोली अच्छा ये काम क्यों, कल से आपके कपड़े भी मैं खुद ही निकाल दूंगी, आप कहेंगे तो आपको शॉवर भी दिला दूंगी और कपड़े भी पहना दूंगी, तब तो ठीक रहेगा ना? राजवीर ने उसके चेहरे के करीब जा बोला हाँ यह आइडिया ठीक है, कल से क्यों, चलो अभी ही मुझे शॉवर दिला दो, वैसे भी मैंने अभी तक शॉवर नहीं लिया है। चलो, ये बोल राजवीर अन्वी का हाथ पकड़ उसे बाथरूम में ले जाने लगा। अन्वी ने उसे रोकते हुए कहा छोड़िए मिस्टर शेखावत, मुझे अभी खाना बनाना है, आप जाइए खुद शॉवर लीजिए, मुझे बहुत काम है। ये बोल अन्वी राजवीर से अपना हाथ छुड़ा रूम से बाहर निकल जाती हैं। जाते वक्त उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जिसे देख राजवीर भी अब खुश था। अन्वी का मूड भी अब ठीक हो गया था, जो अभी तक शिव के लिए थोड़ी अपसेट थी, अब उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अन्वी किचन में आई और दोबारा काम करने लगी और कुछ ही देर में खाना डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया। आर्यन अपनी चेयर पर बैठा था, राजवीर भी अभी तक नीचे आ गया था और अपनी चेयर पर बैठ गया। सभी लोग डिनर किए फिर रूम में चले गए। टू बी कंटिन्यूड 66 ड्रंक शिव। अब तक राजवीर ने उसके चेहरे के करीब जा बोला हाँ यह आइडिया ठीक है, कल से क्यों, चलो अभी ही मुझे शॉवर दिला दो, वैसे भी मैंने अभी तक शॉवर नहीं लिया है। चलो, ये बोल राजवीर अन्वी का हाथ पकड़ उसे बाथरूम में ले जाने लगा। अन्वी ने उसे रोकते हुए कहा छोड़िए मिस्टर शेखावत, मुझे अभी खाना बनाना है, आप जाइए खुद शॉवर लीजिए, मुझे बहुत काम है। ये बोल अन्वी राजवीर से अपना हाथ छुड़ा रूम से बाहर निकल जाती हैं। जाते वक्त उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जिसे देख राजवीर भी अब खुश था। अन्वी का मूड भी अब ठीक हो गया था, जो अभी तक शिव के लिए थोड़ी अपसेट थी, अब उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अन्वी किचन में आई और दोबारा काम करने लगी और कुछ ही देर में खाना डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया। आर्यन अपनी चेयर पर बैठा था, राजवीर भी अभी तक नीचे आ गया था और अपनी चेयर पर बैठ गया। सभी लोग डिनर किए फिर रूम में चले गए। अब आगे सिंघानिया मेंशन में सभी लोग खाना खाकर सो गए थे, पर शिव अभी तक घर नहीं आया था। विराज और आन्या अपने रूम में थे। आन्या विराज की बाजू पर सिर रखे लेटी थी और वो विराज से बोली विराज शिव भाई अभी तक घर नहीं आए, उन्होंने तो कुछ खाया भी नहीं है, आप उन्हें कॉल कीजिए ना। विराज ने उसके सिर को सहलाते हुए कहा बीवी जानती हो ना, शिव को जब से गौरी गई है तब उसका यही टाइम है घर आने का और घर से जाने का, तुम परेशान मत हो, आता ही होगा वो। आन्या ने थोड़ा उदास होते हुए कहा आप समझ नहीं रहे हैं विराज, वो जिस हालत में घर आते हैं बड़ी को बहुत बुरा लगता है, उन्हें दुख होता। विराज ने आन्या को अपने नीचे कर उसके ऊपर उसके माथे से अपना माथा जोड़कर बोला सब ठीक हो जाएगा बीवी, बस कुछ दिन, फिर जब उसकी शादी हो जाएगी तो वो फिर से नॉर्मल तरीके से अपनी लाइफ जिएगा। आन्या ने विराज की आंखों में देख बोली उस शनाया से शादी कर भाई खुश रहने लगेगे, आपको इसलिए ऐसा लगता है क्योंकि वो आपकी फ्रेंड है, पर सच कहूँ मुझे वो चुड़ैल बिल्कुल नहीं पसंद। पता नहीं क्या सोचकर आपने उसकी शादी भाई से करने का फैसला किया है, और भाई भी कुछ नहीं बोले और शादी के लिए तैयार हो गए।
विराज ने उसके माथे पर किस कर बोला, हाँ मैंने जो फैसला लिया है वो शिव के लिए सही है और शिव बहुत जल्द ही नॉर्मल हो जाएगा। दोनों कुछ देर ऐसे ही बातें करते हैं और जल्दी ही सो जाते हैं। कुछ देर बाद सिंघानिया मेंशन का डोर ओपन हुआ और एक आदमी लड़खड़ाते हुए कदमों से अंदर आ रहा था। उसका हुलिया बहुत ही बुरा था। बाल बिखरे, शर्ट आधी बाहर और आधी इन, हाथ में एक वाइन की बोतल जिससे वो बार बार अपने मुंह से लगाकर ड्रिंक कर रहा था। वो अंदर आया तब अंदर था, लाइट्स ऑफ थी, इसलिए वो अंदर एक सोफे से टकराकर नीचे गिर जाता है। उसके गिरने की आवाज सुन विराज की आंखें खुल जाती हैं क्योंकि वो अभी अभी ही सोया था। वो समझ गया था कि कौन आया है। वो आन्या को अच्छे से लेटाकर उसे ब्लैंकेट ओढ़ा देता है। वो रूम से बाहर आता है और नीचे हॉल में आ जाता है। उसने लाइट ऑन की तो सामने देखा एक आदमी वहीं नीचे गिरा हुआ था जिसके हाथ में बोतल थी। विराज ने उसे देख जल्दी से उसके पास आया और उसे उठाते हुए बोला, शिव ये तू कैसी हालत में घर आता है? कभी तो घर ढंग से घर आया कर, जब से गौरी गई है तब से तेरी यही हालत है। क्यों नहीं समझता कि तेरे इस तरह करने से वो कभी वापस नहीं आएगी? प्लीज ये सब मत किया कर, वैसे भी कुछ दिन में तेरी शादी होने वाली है। शिव ने लड़खड़ाते हुए कहा, विराज मुझे गौरी दे दे, मैं उसके बिना नहीं रह सकता, प्लीज यार, उसके बिना मैं मर जाऊंगा। तरस गया हूँ उसे देखने के लिए। विराज उसे कमरे ले जाते हुए बोला, ठीक है पहले तू ठीक हो जा, उसके तुझे तेरी गौरी ला कर देता हूँ। शिव ने मुस्कुराकर कहा, मैं क्या तुझे कोई बच्चा लगता जो तेरी बातों में आ जाओ? मुझे पता है वो कभी नहीं आएगी। विराज उसे कमरे लेकर आ चुका था। उसने उसे बेड पर लेटा दिया और शिव के जूते रिमूव करते हुए बोला, हाँ और अब चुपचाप सो जा। 1 महीने से तेरा यह नाटक देख रहा हूँ, अब बस बहुत हुआ। 1 हफ्ते बाद तेरी शादी है। विराज ये बोल जाने को हुआ तो शिव ने उसे रोकते हुए कहा, मैं उससे शादी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ गौरी से शादी करूंगा। विराज ने उसे एक नजर देखा और बोला, ठीक है। ये बोल वो उसके कमरे से निकल अपने कमरे में चले जाता है। उसके जाने के बाद भी शिव नींद में ही बड़बड़ा रहा था। आई लव योर जान, आई मिस यू सो मच, आई रियली मिस यू जान, प्लीज वापस आ जाओ ना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, वापस आ जाओ गौरी, प्लीज कम बैक। ये बोलते बोलते शिव गहरी नींद में सो जाता है। वही विराज भी अपने रूम में आ जाता है पर उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो कमरे की बालकनी में जाकर सिगरेट पीने लगता है। विराज सोफे पर बैठे सिगरेट पी रहा था। वो अपनी आंखें बंद किए ऐसे ही 3 से 4 सिगरेट खत्म कर देता है। उसने एक और सिगरेट निकाला, वो उसे जलाने ही वाला था तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने सामने देखा तो आन्या उसे घूर रही थी। विराज ने आन्या को देख बोली, क्यों ऐसे अपनी हेल्थ खराब कर रहे हो विराज? क्यों खुद को इस तरह से हार्म कर रहे हो? जानते हो ना सिगरेट अच्छा नहीं होता है। विराज ने आन्या को खींचकर गोद में बैठा लिया और उसे पीछे से गले लगाकर बोला, मैं बस थोड़ा परेशान हूँ। टू बी कंटिन्यूड 67 हल्दी और मेहंदी। अब तक। विराज ने उसे एक नजर देखा और बोला, ठीक है। ये बोल वो उसके कमरे से निकल अपने कमरे में चले जाता है। उसके जाने के बाद भी शिव नींद में ही बड़बड़ा रहा था। आई लव योर जान, आई मिस यू सो मच, आई रियली मिस यू जान, प्लीज वापस आ जाओ ना, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, वापस आ जाओ गौरी, प्लीज कम बैक। ये बोलते बोलते शिव गहरी नींद में सो जाता है। वही विराज भी अपने रूम में आ जाता है पर उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो कमरे की बालकनी में जाकर सिगरेट पीने लगता है। विराज सोफे पर बैठे सिगरेट पी रहा था। वो अपनी आंखें बंद किए ऐसे ही 3 से 4 सिगरेट खत्म कर देता है। उसने एक और सिगरेट निकाला, वो उसे जलाने ही वाला था तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने सामने देखा तो आन्या उसे घूर रही थी। विराज ने आन्या को देख बोली, क्यों ऐसे अपनी हेल्थ खराब कर रहे हो विराज? क्यों खुद को इस तरह से हार्म कर रहे हो? जानते हो ना सिगरेट अच्छा नहीं होता है। विराज ने आन्या को खींचकर गोद में बैठा लिया और उसे पीछे से गले लगाकर बोला, मैं बस थोड़ा परेशान हूँ। अब आगे। आन्या ने अपना चेहरा घुमाकर विराज को देखा और बोली, अच्छा आप परेशान है इसलिए सिगरेट पिएंगे? ये कौन सा तरीका है परेशानी दूर करने का? विराज ने अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपा कर कहा, तो तुम ही बता दो कैसे करूँ अपनी टेंशन दूर? क्यों एक यही तरीका है क्या अपनी टेंशन कम करने का? आन्या ने थोड़ा नाराज होते हुए कहा। विराज ने थोड़ा हंसकर कहा, नहीं और भी तरीके हैं, कहो तो वो ट्राई करूं। आन्या उसे सवालिया नजरों से देखने लगी तो विराज ने झुककर उसके होठों पर किस करने लगा। कुछ देर की इस किस के बाद विराज आन्या से अलग हुआ और बोला, ये तरीका तो ठीक है ना? आन्या ने उसे घूरते हुए कहा, चुपचाप चलकर सो जाइए, बकवास मत कीजिए। ये बोल आन्या उसकी गोद में से उठ गई और विराज का हाथ पकड़ उसे उठाकर बोली, चलिए। विराज भी सोफे से उठकर बालकनी से कमरे में आ गया। कुछ ही देर में दोनों सो गए। 6 दिन बाद आज शिव की हल्दी और मेहंदी की रस्म थी। वो तो ये सब नहीं चाहता था, फिर भी उसकी माँ के कहने पर उसने मना नहीं किया।
सुबह से ही तैयारियां चल रही थी। शिव की शादी शनाया से होने वाली है। शनाया तो बहुत खुश थी क्योंकि उसने गौरी को अपने रास्ते से हटाकर खुद उसकी जगह लेने जा रही थी। उसने भी इन 1 महीने में शिव को संभालने का नाटक किया, जिसके चलते सभी घर वालों ने शिव की शादी शनाया से फिक्स कर दी क्योंकि सभी को लगता था कि शनाया अच्छी है। शिव रोज की तरह अपने ऑफिस के लिए निकल रहा था। तभी रेखा जी ने उसे रोकते हुए कहा, शिव कहाँ जा रहे हो? शिव ने एक शब्द में जवाब दिया, ऑफिस। ये बोल शिव जाने को हुआ। रेखा जी ने उसे रोकते हुए कहा, शिव आज तुम्हारी शादी की रस्में हैं, हल्दी मेहंदी है और तुम ऑफिस जा रहे हो। आज रुक जाओ। शिव ने बिना किसी भाव के कहा, नहीं माँ, आप रस्में करना चाहती थी तो कीजिए, पर मुझे फोर्स मत कीजिए क्योंकि मेरी शादी एक बार हो गई है और रस्में भी। आपकी खुशी के लिए मैंने हाँ कहा था, यह नहीं कहा था कि मैं भी इन रस्मों में रहूंगा। रेखा जी ने कहा, शिव शनाया को बुरा लगेगा तो उसे कहिए कि शादी के लिए मना कर दे क्योंकि मैं कभी उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं सिर्फ गौरी की लास्ट विश पूरी करने के लिए उससे शादी कर रहा हूँ। वो चाहती थी कि मैं शादी कर लाइफ में आगे बढ़ जाओ, पर मेरे लिए ये सब पॉसिबल नहीं है, फिर भी शादी के लिए मैंने हाँ कर दी, बाकी आप सबकी मर्जी। ये बोल वो घर से निकल गया। रेखा जी उसे रोकना चाहती थी पर कोई मतलब नहीं था उसे रोकने का, ये बात वो समझती थी। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्रिया जी ने उन्हें समझाते हुए कहा, बस कीजिए दीदी, वो अभी थोड़ा उदास है, कुछ दिन तो लगेंगे ना उसे नॉर्मल होने में, आप तब तक वेट कीजिए। एक बार शादी हो जाएगी तो फिर वो पहले जैसा हो जाएगा। रेखा जी ने रोते हुए कहा, भगवान ने मेरे बच्चे के साथ ऐसा क्यों किया? क्यों उसे खुशी खुशी उसकी लाइफ जीने दिया? तुमने तो देखा था ना, जब उसने गौरी की प्रेगनेंसी के बारे में सुना था कितना खुश था मेरा बेटा। अब उसकी जिंदगी बिल्कुल बदल गई है। प्रिया जी उन्हें समझाकर अंदर ले गई और तैयारियां करने लगी। कुछ देर बाद हल्दी की रस्म शुरू हुई। शनाया एक जगह बैठी थी। उसने येलो कलर का लहंगा पहना था। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। उसने अपना चेहरा इधर उधर घुमा कर देखा तो उसे शिव कहीं दिखाई नहीं दिया। उसने रेखा जी से धीरे से कहा, आंटी शिव कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। रेखा जी उसे देख बोली, वो उसे कुछ काम था इसलिए वो चला गया, पर बोलकर गया है जल्दी ही आ जाएगा। रेखा जी की बात सुन उसका चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। रेखा जी हल्दी की रस्म शुरू, सभी ने उसे हल्दी लगाया। शानवी, अनवी और आन्या ने तो उसे मुंह बनाते हुए हल्दी लगाया क्योंकि वो तीनों ही उसे कुछ खास पसंद नहीं करती थी। कुछ देर में हल्दी की रस्म खत्म हुई तो वो सभी को देख मुस्कुराते बोली, मैं अपने रूम में जाओ। प्रिया जी ने कहा, हाँ हाँ जाओ और थोड़े देर रेस्ट कर लो। वैसे भी शाम को मेहंदी है और कल शादी, काफी थक जाओगी इसलिए अभी रेस्ट कर लो। उनकी बात सुन वो मुस्कुराकर उन्हें देखती है और अपने रूम में चली जाती है। उसके रूम में जाते वक्त उसने शिव का रूम देखा। उसका पूरा रूम गौरी की फोटो से भरा था। हर दीवार पर गौरी की तस्वीर थी। शनाया का चेहरा अब और ज्यादा लाल हो गया। उसने गुस्से से घूरते हुए पूरे रूम को देखा और बोली, जैसे तुम्हें शिव की लाइफ से बाहर फेंका है ना, वैसे ही बहुत जल्द तुम्हारी सारी चीजों को भी रूम से बाहर फेंक दूंगी क्योंकि उसकी हर एक चीज पर अब सिर्फ मेरा हक है। बहुत जल्द मैं शनाया मेहरा से मिसेज शनाया शिव सिंघानिया बन जाऊंगी। फिर यह रूम की हर एक चीज, यहाँ तक कि शिव, सब पर सिर्फ मेरा हक होगा। ये बोल उसने अपनी नफरत भरी निगाहों से पूरे रूम में लगी गौरी की तस्वीर को घूर कर देखी और रूम से बाहर निकल गई। वो अपने रूम में आई और शॉवर ले रेस्ट करने लगी। शाम का वक्त, मेहंदी का फंक्शन चल रहा था, पर शिव अभी भी नहीं आया था। शनाया गुस्सा तो थी, फिर भी शांति से बैठ अपने हाथों पर मेहंदी लगवा रही थी। शनाया ने मेहंदी आर्टिस्ट से कहा, मुझे बहुत ही सुंदर मेहंदी लगाना। तभी अनवी, शानवी और आन्या बात करते वक्त वहां आए और शानवी ने कहा, मेहंदी कितनी भी अच्छी क्यों ना लगवा लो, पर जब तक रंग ना चढ़े तो अच्छा नहीं लगता। अनवी ने भी शनाया को सुनाते हुए कहा, हाँ ये तो सही कहा तुमने, अब देखते हैं किसे किसके पति ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि मैंने सुना है जिसके पति ज्यादा प्यार करते हैं रंग भी उतना ही गहरा रचता है। मेरी शादी पर भी तो मेरा मेहंदी का रंग कितना गहरा रचा था। आन्या ने कहा, तब तो शायद किसी की मेहंदी का रंग आने से रहा क्योंकि उसके पति तो शायद ही उसे प्यार करते हैं। पर देखना दी, मेरा रंग तो बहुत अच्छा चढ़ेगा क्योंकि विराज मुझे बहुत प्यारा करते हैं। पर कोई तो है जिसके होने वाले पति उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते हैं। ये बोल तीनों ही हंसते हुए वहां से चली जाती है। वही शनाया गुस्से से अपना हाथ की मुट्ठी बना लेती हैं। उसकी मेहंदी अभी अभी लगी थी जिस वजह से वो अभी गीली थी और उसके हाथ की मुट्ठी बनाने से उसके दोनों हाथ की मेहंदी खराब हो जाती है और शिव का नाम उसकी हथेली से मिट चुका था। उसने अपना हाथ देखा। अपने हाथ से शिव का नाम मिटते देख उसका गुस्सा और बढ़ जाता है और अपने रूम में भाग जाती हैं। टू बी कंटिन्यूड 68 शादी में धमाका।
अब तक। अनवी ने भी शनाया को सुनाते हुए कहा, हाँ ये तो सही कहा तुमने, अब देखते हैं किसे किसके पति ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि मैंने सुना है जिसके पति ज्यादा प्यार करते हैं रंग भी उतना ही गहरा रचता है। मेरी शादी पर भी तो मेरा मेहंदी का रंग कितना गहरा रचा था। आन्या ने कहा, तब तो शायद किसी की मेहंदी का रंग आने से रहा, क्योंकि उसके पति तो शायद ही उसे प्यार करते हैं। पर देखना दी, मेरा रंग तो बहुत अच्छा चढ़ेगा, क्योंकि विराज मुझे बहुत प्यारा करते हैं। पर कोई तो है जिसके होने वाले पति उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहते हैं। ये बोल तीनों ही हंसते हुए वहां से चली जाती है। वही शनाया गुस्से से अपना हाथ की मुट्ठी बना लेती हैं। उसकी मेहंदी अभी अभी लगी थी, जिस वजह से वो अभी गीली थी, और उसके हाथ की मुट्ठी बनाने से उसके दोनों हाथ की मेहंदी खराब हो जाती है और शिव का नाम उसकी हथेली से मिट चुका था। उसने अपना हाथ देखा, अपने हाथ से शिव का नाम मिटते देख उसका गुस्सा और बढ़ जाता है और अपने रूम में भाग जाती हैं। अब आगे। शनाया को ऐसे जाते देख रेखा जी और प्रिया जी थोड़ा उदास हो जाती है। वही अनवी, आन्या और शानवी तीनों ही खुद में हंस रही थी। शानवी ने अनवी और आन्या से कहा, अच्छा हुआ भाई का नाम इसके हाथ से मिट गया, वैसे भी भाई को इससे शादी नहीं करनी। पता नहीं विराज भाई को एक यही लड़की मिली थी जो इसी से शादी करवाना चाहते हैं। शानवी ने ये बोल मुंह बना लिया तो आन्या ने भी, हाँ ये बात तो मैं भी विराज से पूछ चुकी हूँ, पर वो कहते हैं शनाया भाई के लिए ठीक है, बस यही बोलकर मेरा मुंह बंद करवा देते हैं। जबकि मुझे तो ये लड़की पसंद ही नहीं है। वैसे भी माँ और बड़ी माँ के सामने ड्रामे करने लगती हैं। अनवी ने भी थोड़ा सीरियस होते हुए कहा, बात तो सही है। मुझे भी यह शनाया का कुछ समझ नहीं आता। सबके सामने कैसी भोली भाली बनती हैं और अकेले में पता नहीं क्या क्या बोलती रहती हैं। मैं आज सुबह ही जब हल्दी की रस्म के बाद कमरे में जा रही थी, तब मैंने इसकी आवाज सुनी थी। किसी पागलों की तरह बोल रही थी, शिव तुम मेरे हो, मैं तुम्हें अपना बनाकर रहूंगी, गौरी की यादों को तुम्हारे दिल से निकाल दूंगी। ऐसे ही पता नहीं क्या क्या बोले जा रही थी। मुझे तो लगता अनु ये ना पागल खाने से भाग कर आई है। शानवी ने फिर थोड़ा परेशान होते हुए कहा, तब तो भाभी हमें इसकी शादी भाई से होने से रोकना चाहिए, क्योंकि पागल तो यह मुझे भी लगती हैं। हमें कुछ करना चाहिए। तीनों ही आपस में कुछ बातें करते हैं और अपने अपने रूम में चली जाती है। वैसे भी कल शादी थी, इसलिए सभी जल्दी ही फंक्शन खत्म कर आराम करने लगते हैं। अगला दिन। शनाया तो सुबह उठती तो काफी खुश होती है, क्योंकि आज वो फाइनली शिव की होने वाली थी। वो अपने हाथ की मेहंदी देखती है, जिस पर अब शिव का नाम तो नहीं था। बस जो पूरी मेहंदी खराब हुई थी उसकी एकदम हल्का सा रंग आया था, जो कि ना के बराबर था। अपनी मेहंदी देख उसकी आंखों में फिर से गुस्सा भर जाता है। शनाया ने खुद से बीबी कहा, कोई ना मेहंदी का रंग आए या ना आए, पर शिव तो आज मेरा वैसे भी हो जाएगा। किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये बोल वो दोबारा खुश हो जाती है। कुछ देर बाद वो अपनी शादी के लिए तैयार होने लगती हैं। वैसे भी अब 2 घंटे बाद शादी का मुहूर्त था। मेकअप आर्टिस्ट उसे रेडी कर रही थी। शनाया काफी खुश नजर आ रही थी। वही शिव अपने रूम में बैठे गौरी की तस्वीर देख रहा था। उसकी आंखें नम थी, वो रोना नहीं चाहता था। उसके शादी के कपड़े वही बेड पर रखे हुए थे, पर उसे तो जैसे कोई होश भी नहीं था। वो एकटक गौरी की तस्वीर देख रहा था। थोड़ा नाराजगी भरे लहजे में बोला, तुम तो मुझे छोड़कर चली गई। एक बार भी तुमने अपने शिव के बारे में सोचा नहीं ना? तुम्हारे बाद उसका क्या हाल होगा? रोज मरता हूँ तुम्हारे लिए। शिव ऐसे ही गौरी की तस्वीर से बात कर रहा था। तभी विराज रूम में आया और बोला, शिव तैयार हो जा, शादी का मुहूर्त होने वाला है। बड़ी माँ ने कहा है तुझे कि तू जल्दी तैयार हो जा। शिव ने बिना विराज की तरफ देखे बोला, जा तू, मैं तैयार हो जाऊंगा। विराज ने दोबारा कहा, शिव जल्दी रेडी हो जा। ये बोल विराज रूम से चला गया। विराज रूम से निकलकर राजवीर के पास गया और बोला, चले। राजवीर ने कहा, हाँ चल, अब तो शादी में धमाका होकर रहेगा। ये बोल दोनों ही एक रूम की तरफ बढ़ गए। दोनों ही अंदर गए तो रूम में शनाया तैयार होकर बैठी थी। विराज और राजवीर को देख शनाया ने कहा, तुम दोनों। दोनों ने ही एक दूसरे को देखा और फिर शनाया को देखने लगे। कुछ देर बाद शिव मंडप में बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर खुशी नाम की कोई चीज नहीं दिख रही थी। वो बिना किसी भाव के वहां बैठा है। तभी शानवी, अनवी और आन्या तीनों ही शनाया को अपने साथ लिए नीचे आई। शनाया ने रेड कलर का लहंगा पहना था और सिर पर घूंघट किया हुआ था। तीनों ने उसे शिव के बगल में बैठा दिया और खुद साइड में जाकर खड़े हो गई। तीनों का चेहरा ही थोड़ा उतरा हुआ लग रहा था। शानवी ने दोनों से कहा, भाभी अब तो इस लड़की की शादी भाई से हो ही जाएगी। हमने सोचा था कि किसी तरह शादी रोक देंगे, पर सब खराब हो गया। अनवी ने भी कहा, अब कुछ कर भी नहीं सकते। अब तो जो भी है सब महादेव के हाथों में है। अब वही शिव भैया की जिंदगी का फैसला करेंगे। तीनों ही फिर चुप हो शादी होते देखने लगती हैं।
तीनों के चेहरे से मालूम चल रहा था कि वो इस शादी से खुश नहीं है। वही विराज और राजवीर के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। शिव की शादी की विधि चल रही थी। जैसे जैसे पंडित जी कह रहे थे दोनों ही विधि कर रहे थे। दोनों के फेरे हुए उसके बाद पंडित जी ने शिव को शनाया को सिंदूर लगाने को कहा तो शिव ने बिना उसकी तरफ देखे ही बिना उसका घूंघट उठाए ही उसकी मांग में सिंदूर भर देता है। थोड़ा सा सिंदूर शनाया की नाक पर गिर गया था। फिर पंडित जी के कहे अनुसार ही शिव उसे मंगलसूत्र भी पहना देता है। पर जैसे ही उसने उसे मंगलसूत्र पहनाया तभी वहां किसी की आवाज गूंजी, शिव वो मैं नहीं हूँ। सभी ने सामने देखा तो सामने शनाया खड़ी थी। अब सब लोग हैरानी से कभी शनाया को देखते हैं और कभी मंडप में खड़ी दुल्हन को। वो अभी भी घूंघट में सिर झुकाए खड़ी थी। वही शनाया गुस्से से उबल रही थी। टू बी कंटिन्यूड 69 शनाया का पागलपन। अब वही शिव भैया की जिंदगी का फैसला करेंगे। तीनों ही फिर चुप हो शादी होते देखने लगती हैं। तीनों के चेहरे से मालूम चल रहा था कि वो इस शादी से खुश नहीं है। वही विराज और राजवीर के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। शिव की शादी की विधि चल रही थी। जैसे जैसे पंडित जी कह रहे थे दोनों ही विधि कर रहे थे। दोनों के फेरे हुए उसके बाद पंडित जी ने शिव को शनाया को सिंदूर लगाने को कहा तो शिव ने बिना उसकी तरफ देखे ही बिना उसका घूंघट उठाए ही उसकी मांग में सिंदूर भर देता है। थोड़ा सा सिंदूर शनाया की नाक पर गिर गया था। फिर पंडित जी के कहे अनुसार ही शिव उसे मंगलसूत्र भी पहना देता है। पर जैसे ही उसने उसे मंगलसूत्र पहनाया तभी वहां किसी की आवाज गूंजी, शिव वो मैं नहीं हूँ। सभी ने सामने देखा तो सामने शनाया खड़ी थी। अब सब लोग हैरानी से कभी शनाया को देखते हैं और कभी मंडप में खड़ी दुल्हन को। वो अभी भी घूंघट में सिर झुकाए खड़ी थी। वही शनाया गुस्से से उबल रही थी। अब आगे शनाया आ गया उस दुल्हन के सामने खड़े हो बोली तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे शिव से शादी करने की। वो कुछ नहीं बोल रही थी बस अपने दोनों हाथ के उंगलियों को आपस में उलझा रही थी। शिव तो एक बार शनाया को देख रहा था और एक बार दुल्हन बनी हुई अपने बगल में खड़ी लड़की को। शिव ने शनाया ने कहा तुम अब तक कहाँ थी। शनाया ने फिर विराज और राजवीर को देख शिव से बोली शिव मैं कमरे में रेडी हो रही थी। तभी राजवीर और विराज मेरे रूम में आए और मुझे बेहोश कर दिया और रूम में लॉक कर दिया था। मुझे पक्का पता है कि यह लड़की भी इनके साथ ही मिली हुई है। विराज और राजवीर नहीं चाहते कि मेरी शादी तुमसे हो। यह इन दोनों का ही प्लान होगा। शिव ने विराज और राजवीर की तरफ देखा तो विराज ने कहा हाँ हम दोनों नहीं चाहते कि तेरी शादी इस लड़की से हो। और अगर तुझे भी इसका सच पता चलेगा तो तू खुद इसकी जान ले लेगा। शनाया के चेहरे पर अब घबराहट दिखने लगी। विराज ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा हाँ शिव गौरी का एक्सीडेंट नहीं हुआ था उसका एक्सीडेंट करवाया गया था। ये बोल विराज ने गुस्से भरी एक नजर शनाया की तरफ देखा तो अब तो शनाया की हालत जैसे खराब होने लगी। उसके चेहरे पर पसीने की बूंदें दिखने लगी। बाकी सभी तो शॉक्ड रह गए थे। वही शिव को तो विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई गौरी का भी एक्सीडेंट करवा सकता है। शिव ने विराज से कहा किसने करवाया गौरी का एक्सीडेंट। उसने गुस्से में कहा। राजवीर ने कहा शनाया ने करवाया है। ये बात सुन अब तो शिव का सब्र ही खत्म हो गया। वो गुस्से में शनाया को देखने लगा। उसकी आंखें लाल हो गई थी मानो उनमें खून उतर आया हो। शनाया ने डरते हुए हकलाते हुए कहा शिव ये झूठ है। इनके पास कोई प्रूफ है क्या कहो। तभी विराज ने कहा सबूत चाहिए। यह विराज ने अपने असिस्टेंट को कुछ इशारा किया तो वह अपना सिर हिलाकर मेंशन से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद उसके साथ कुछ बॉडीगार्ड आए और उनके साथ एक आदमी था उसे देख शनाया की सांसें रुकने लगी। विराज के बॉडीगार्ड ने उस आदमी को विराज आगे किया। विराज ने सीधे सीधे कहा तुम्हें उस दिन एक्सीडेंट करने के लिए किसने कहा था। बता दो सच सच वरना बहुत बुरा हाल होगा। वो आदमी जो पहले से ही काफी जख्मी था लड़खड़ाते हुए जुबान में कहा। इन्होंने ये बोल वो शनाया की तरफ उंगली पॉइंट कर देता है। विराज ने मुस्कुराकर कहा हो गया प्रूफ मिस शनाया मेहरा। शनाया ने अब रोते हुए शिव का हाथ पकड़ बोली शिव मुझे पक्का पता है ये सब सिर्फ इन दोनों का प्लान होगा। यह आदमी भी इनका होगा प्लीज तुम इनकी बात मत मानो। शिव तो अब कुछ सुनना ही नहीं चाहता था। उसने गुस्से से उसका हाथ झटक दिया और चिल्लाते हुए कहा झूठ तुम बोल रही हो। गौरी को भी तुमने पता नहीं क्या क्या उल्टा सीधा बताया था तुम्हारी वजह से हमारे रिश्ते में दरार आई थी। वो मुझसे बातें नहीं कर रही थी पर बाद में जब उसने मुझे बताया तब मुझे पता चला कि तुम कैसी हो। ये बात मेरे दिमाग में पहले क्यों नहीं आई और अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। शनाया ने रोते हुए कहा शिव मैं तुमसे प्यार करती हूँ प्लीज मेरे साथ यह सब मत करो। तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी और अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की ना तो मैं किसी को भी तुम्हारे साथ नहीं रहने दूंगी। विराज ने आगे आते हुए कहा अच्छा पर अब तो उसकी शादी हो चुकी है उसकी बीवी उसके साथ खड़ी है।
शनाया ने विराज की बातें सुन उस लड़की को देखा और गुस्से में बोली तो मैं इसे भी मार दूंगी। ये बोल उसने वही रखा वास उठाया और उसकी तरफ वार कर दिया। वही शिव ने जब ये देखा तो जल्दी से उसे कमर से पकड़ घुमा दिया। वास शिव की पीठ पर लग गया। वही ये देख सब हैरान रह गए थे। शनाया का ये रूप देख सब हैरान थे। वही शनाया ने जब शिव को उसे बचाते देखा तो उसने मंडप में रखे चाकू को उठा लिया। पर यह किसी ने भी देख नहीं पाया था क्योंकि सभी का ध्यान शिव और उस नई दुल्हन पर जो था। शनाया ने चाकू को अपने पीछे छिपा लिया। शिव ने उस लड़की को खुद से दूर कर खड़ा किया। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। शिव ने भी ये देखा तो उसने शान्वी को उसे संभालने का बोला। शान्वी, अन्वी और आन्या तीनों ही उसके पास आ खड़े हो गई। किसी ने अभी तक उसका चेहरा नहीं देखा था। शिव ने अब शनाया की तरफ गुस्से से देख बोला, अब तो तुम सीधा जेल जाओगी। बहुत हुआ तुम्हारा, मुझे तो तुम्हें तभी सजा देनी चाहिए थी जब तुमने मेरे और गौरी की रिश्ते में जहर घोला था। पर अब मैं तुम्हें कोई मौका नहीं दूंगा। विराज ने कहा, परेशान मत हो शिव, वैसे भी पुलिस अभी आती ही होगी, हमने पहले ही बुला लिया था। विराज ने फिर शनाया की तरफ अपनी पीठ की हुई थी। विराज इस वक्त शिव और शनाया के बीच खड़ा था। शनाया ने अपने हाथ में लिया चाकू से विराज के ऊपर वार किया। तभी राजवीर ने ये देख लिया। उसने जोर से कहा, विराज। विराज भी थोड़ा ही मुड़ा, तभी वो चाकू विराज की बाजू पर लग जाता है। चाकू लगते ही विराज के बाजू से खून निकलने लगा। वही आन्या ने जब ये देखा तो जल्दी से विराज के पास आ गई। सभी लोग तो अब और ज्यादा हैरान थे। रेखा जी और प्रिया जी भी विराज के पास खड़े हो उसे देखने लगती हैं। सभी के आंखों से आंसू बह रहे थे। सभी शनाया का पागलपन देख हैरान थे। वही शिव तो अब उसे गुस्से से देखते हुए उसकी तरफ बढ़ गया। टू बी कंटिन्यूड, सब्सक्राइब माई चैनल द यूसी ऑफिशियल स्टोरीज। कल आपको पता चल जाएगा कि घूंघट के पीछे कौन है। वैसे आप गेस्ट करके बता सकते हैं। अपना जवाब कमेंट में बता देना। 70 इसे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब तक बहुत हुआ तुम्हारा, मुझे तो तुम्हें तभी सजा देनी चाहिए थी जब तुमने मेरे और गौरी की रिश्ते में जहर घोला था। पर अब मैं तुम्हें कोई मौका नहीं दूंगा। विराज ने कहा, परेशान मत हो शिव, वैसे भी पुलिस अभी आती ही होगी, हमने पहले ही बुला लिया था। विराज ने फिर शनाया की तरफ अपनी पीठ की हुई थी। विराज इस वक्त शिव और शनाया के बीच खड़ा था। शनाया ने अपने हाथ में लिया चाकू से विराज के ऊपर वार किया। तभी राजवीर ने ये देख लिया। उसने जोर से कहा, विराज। विराज भी थोड़ा ही मुड़ा, तभी वो चाकू विराज की बाजू पर लग जाता है। चाकू लगते ही विराज के बाजू से खून निकलने लगा। वही आन्या ने जब ये देखा तो जल्दी से विराज के पास आ गई। सभी लोग तो अब और ज्यादा हैरान थे। रेखा जी और प्रिया जी भी विराज के पास खड़े हो उसे देखने लगती हैं। सभी के आंखों से आंसू बह रहे थे। सभी शनाया का पागलपन देख हैरान थे। वही शिव तो अब उसे गुस्से से देखते हुए उसकी तरफ बढ़ गया। अब आगे शिव ने गुस्से में आकर शनाया का गला ही पकड़ लिया। उसने काफी कसकर उसके गले को दबाया हुआ था। राजवीर आगे आया और शिव का हाथ शनाया के गले से हटाकर बोला, क्या कर रहा है। शिव ने चिल्लाते हुए कहा, इसने पहले मेरी गौरी को मारा और अब मेरे भाई को मारना चाहती है। इसे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये बोल शिव दोबारा उसकी तरफ बढ़ने लगा तो राजवीर ने उसे फिर से पकड़ लिया और बोला, शांत हो जा शिव। वो इतना नीचे गिर सकती हैं पर हम नहीं। पुलिस आती ही होगी, फिर इसे इसके किए की सजा मिलेगी। तू खुद को संभाल प्लीज। तभी वहां पुलिस आ जाती हैं। इंस्पेक्टर और साथ में 2 लेडीज कांस्टेबल थी। शनाया तो उन्हें देख डर से कांपने लगी। इंस्पेक्टर ने आगे आते हुए कहा, मिस्टर विराज सिंघानिया। विराज आगे आया। उसने अपने एक हाथ से अपने दूसरे हाथ की बाजू पर रखा हुआ था क्योंकि खून बहुत ज्यादा ही बह रहा था। विराज बोला, जी मैं ही हूँ, मैंने ही आपको यहाँ बुलाया था। फिर शनाया की तरफ इशारा कर बोला, हमें मिस शनाया मेहरा के खिलाफ कंप्लेंट करवानी है। इसने मेरे बड़े भाई की बीवी का एक्सीडेंट करवाया और आज इसने उसकी दूसरी बीवी पर और मुझ पर भी हमला किया है। प्लीज आप इसे अरेस्ट कीजिए और सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए। इंस्पेक्टर ने दोनों लेडीज कांस्टेबल को इशारा किया तो वो दोनों ही शनाया की तरफ बढ़ गई। शनाया पीछे की तरफ होते हुए बोली, मेरे तरफ मत आना। तुम जानती नहीं हो मेरे पापा कौन है। दूर रहो मुझसे। दोनों ही कांस्टेबल ने उसे पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाने लगी। शनाया जाते हुए भी चिल्ला रही थी। उसने विराज को देख गुस्से में बोली, तुम कुछ भी कर लो विराज, मैं शिव का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी और यह जिस लड़की से तुमने उसकी शादी करवाई है ना, उसे भी मार दूंगी। उसे भी शिव की लाइफ से दूर कर रहूंगी। इंस्पेक्टर शनाया को लेकर जा चुके थे। राजवीर ने विराज को सोफे पर बैठा दिया और बोला, अब बैठ जा। विराज सोफे पर बैठ जाता है। राजवीर फिर डॉक्टर को कॉल कर देता है। शिव ने फिर उस दुल्हन के लिबाज में खड़ी लड़की पर जाता है। वो अभी भी घबरा रही थी और अपनी उंगलियों को आपस उलझा रखी थी। शिव उसे ध्यान से देखने लगा।
उसे देख शिव को गौरी की याद आ जाती है। उसकी भी शादी जब गौरी से हुई थी वो इसी तरह डर से घबरा रही थी। और उसकी कद काठी भी गौरी जैसी थी। वो उसे ध्यान से देख रहा था। उसने जब उसे कमर से पकड़ा था तो उसे भी बहुत अलग सा एहसास हुआ था। वो अपने कदम उसकी तरफ बढ़ा देता है और उसके सामने जा खड़ा हो जाता है। वो उसे देख रहा था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाकर उसका घूंघट उठा देता है। सभी का ध्यान शिव की तरफ ही था। शिव ने जैसे ही घूंघट उठाया उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। बाकी सबका भी यही रिएक्शन था। शिव की आंखें हल्की नम हो गई थी। उसने आगे बढ़ झट से उसे गले लगा लिया और भरे गले से बोला, जान। सामने गौरी खड़ी थी जिसे देख अब सबकी आंखें नम हो जाती है। सब खुश भी थे। वही गौरी ने अब तक उसे गले नहीं लगाया था। वो डर से कांप रही थी। राजवीर ने विराज को देखा तो विराज ने आगे आकर कहा, शिव। शिव उससे अलग हो विराज को देख खुश होते हुए बोला, विराज गौरी वापस आ गई। विराज ने शिव से कहा, शिव ये गौरी नहीं है, आर्या है। सब जो अभी तक खुश थे विराज की बातें सुन हैरान रह गए। शिव को तो शौक लग गया था। कहा वो अभी तक खुश था और कहा वो एक झटके से टूट गया। शिव ने दोबारा से आर्या को देखा। वो एकदम गौरी जैसी ही दिख रही थी। गौरी जितनी हाइट उसके जैसा ही छोटा गोल चेहरा, गोरा रंग, लंबे बाल और उसके जितनी ही मासूमियत। आर्या ने अपना चेहरा ऊपर कर देखा। वो सभी को देख रही थी। उसकी आंखें हल्की नम थी। विराज ने आगे कहा, गौरी नहीं है, पर शिव आर्या भी गौरी जैसे ही है और तू उसे एक्सेप्ट कर ले प्लीज। देख मैं गौरी को तो नहीं ला सकता, पर अब भगवान ने तेरी जिंदगी में आर्या को भेजा है। शिव ने अपनी नम आंखों से विराज को देखा तो विराज ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, गौरी के एक्सीडेंट के बारे में मुझे और राजवीर को उसके एक्सीडेंट के 2 हफ्ते बाद ही मालूम पड़ गया था। और तभी हम सबको ये बताना चाहते थे, पर यह सच हम उसके मुंह से तुम्हें सुनाना चाहते थे, इसलिए हमने ये सब किया। टू बी कंटिन्यूड। सब्सक्राइब करने को भूलिएगा नहीं हमारे चैनल यूसी ऑफिशियल स्टोरीज। 71 शिव और गौरी की बातें। अब तक विराज ने शिव से कहा, शिव ये गौरी नहीं है, आर्या है। सब जो अभी तक खुश थे विराज की बातें सुन हैरान रह गए। शिव को तो शौक लग गया था। कहा वो अभी तक खुश था और कहा वो एक झटके से टूट गया। शिव ने दोबारा से आर्या को देखा। वो एकदम गौरी जैसी ही दिख रही थी। गौरी जितनी हाइट उसके जैसा ही छोटा गोल चेहरा, गोरा रंग, लंबे बाल और उसके जितनी ही मासूमियत। आर्या ने अपना चेहरा ऊपर कर देखा। वो सभी को देख रही थी। उसकी आंखें हल्की नम थी। विराज ने आगे कहा, गौरी नहीं है, पर शिव आर्या भी गौरी जैसे ही है और तू उसे एक्सेप्ट कर ले प्लीज। देख मैं गौरी को तो नहीं ला सकता, पर अब भगवान ने तेरी जिंदगी में आर्या को भेजा है। शिव ने अपनी नम आंखों से विराज को देखा तो विराज ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, गौरी के एक्सीडेंट के बारे में मुझे और राजवीर को उसके एक्सीडेंट के 2 हफ्ते बाद ही मालूम पड़ गया था। और तभी हम सबको ये बताना चाहते थे, पर यह सच हम उसके मुंह से तुम्हें सुनाना चाहते थे, इसलिए हमने ये सब किया। अब आगे सभी विराज की बातें सुन रहे थे। शिव ने कहा, जब तुझे सब कुछ पहले ही पता था तो पहले ही बता देता। इस तरह शादी में बताना और मेरी शादी इस लड़की से करवाना, इसका क्या मतलब बनता है। विराज ने आगे बढ़ शिव को देखकर बोला, देख तू मुझे गलत मत समझ, मैं बस तुझे खुश देखना चाहता हूँ। और आर्या बहुत अच्छी लड़की है। शिव ने आर्या को एक नजर देखा और अपने रूम में चले गया। कहा, कुछ देर पहले उसे थोड़े समय की ही पर खुशी मिली थी कि उसकी गौरी वापस आ गई है, पर उसका दिल तो फिर से टूट गया था। शिव अपने रूम में जाकर रूम को लॉक कर लेता है। उसकी तकलीफ शायद ही कोई समझ पाता। वो बेड के नीचे साइड में बैठ गौरी की एक तस्वीर को हाथ में लिए देखने लगता है। उसकी आंखें नम थी। उसने भरे गले से कहा, मैं तुम्हारी जगह किसी को भी नहीं दे सकता, किसी को नहीं, चाहे वो तुम्हारे जैसी ही क्यों ना हो। शिव सिर झुकाए ही गौरी की तस्वीर से बात कर रहा था। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। शिव ने अपने साइड में देखा तो गौरी मुस्कुराती हुई उसके बगल में बैठी थी। शिव ने उसे देख कहा, गौरी। गौरी ने मुस्कुरा कर कहा, क्यों नहीं अपनाएंगे आर्या को, कितनी अच्छी लड़की है और उसे विराज भैया ने खुद आपके लिए चुना है। शिव, मुझे भूल जाओ, तुम्हारी जिंदगी में मेरा साथ बस कुछ दिन का ही था। यह महादेव की मर्जी थी, जिसे कोई बदल नहीं सकता, और अब महादेव ने तुम्हें आर्या को दिया है, और उसने और मुझ में फर्क ही क्या है, मेरे जैसी ही तो दिखती है। तुम्हें तो उसकी सूरत में मिल तो गई, फिर क्यों नहीं उसे अपना सकते हो। इतना आसान नहीं होता है। शिव ने कहा। उसके बोली में एक दर्द था। क्यों आसान नहीं होगा। हमारी भी जब शादी हुई थी तब कौन सा मुझे आपसे प्यार था या आप ही मुझसे प्यार करते थे, नहीं ना। सब कुछ नया था, पर हमने एक दूसरे को जाना पहचाना तो हमारे रिश्ते में भी प्यार आया। वैसे ही आर्या के साथ भी है। शिव ने अपना सिर ना में हिला दिया और कहा, नहीं कुछ भी वैसे नहीं है।
मुझे सिर्फ तुम चाहिए और कोई नहीं। गौरी ने मुस्कुरा कर कहा, अब यह नहीं हो सकता शिव। कोशिश कीजिए और अपने इस नए रिश्ते में आगे बढ़िए। और हाँ, उस पर कभी गुस्सा मत करना क्योंकि आपके गुस्से से वो बेचारी डर जाएगी। शिव ने हल्का सा हंसकर कहा, तुम भी मेरे गुस्से से डरती थी। गौरी ने हंसते हुए कहा, और नहीं तो क्या, आपको याद जब हमारी शादी हुई थी और उसके कुछ दिन बाद जब आपका लैपटॉप मेरे हाथों से गिर गया था तो आपने कितना गुस्सा किया था। सच में मैं तो बहुत डर गई थी। पर बाद में नहीं, क्योंकि बाद में तो आप मुझसे डरने लगे थे। उसकी बातें सुन शिव हंसने लगा। न जाने कितने दिनों बाद वो इस तरह से हंस रहा था। उसने गौरी का हाथ पकड़ना चाहा तभी वो गायब हो गई और शिव जो अभी तक हंस रहा था फिर से उदास हो जाता है। वहीं नीचे हॉल में विराज की फैमिली और राजवीर, अनवी और आर्यन बैठे हुए थे। आर्या भी वही थी पर उससे तो कुछ बोला ही नहीं जा रहा था। डॉक्टर भी आकर विराज की ड्रेसिंग कर जा चुके थे। सभी शांत से बैठे थे। रेखा जी ने एक नजर आर्या को देखा, उन्हें भी विश्वास नहीं हो रहा था कि यह गौरी नहीं आर्या है। विराज की दादी ने विराज से कहा, वैसे तुम दोनों इसे कैसे कैसे जानते हो। विराज ने बताना शुरू किया। फ्लैशबैक 2 हफ्ते पहले राजवीर और विराज अपने किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में किसी गांव में गए हुए थे जमीन देखने। दोनों ही वापस आ रहे थे तभी एक लड़की उनकी कार के सामने आ गई। राजवीर ने एक झटके से कार रोकी। उस लड़की ने अपने चेहरे पर अपने दोनों हाथ किया हुआ था क्योंकि कार की फ्लैशलाइट उसके चेहरे पर पड़ रही थी। इतने रात के समय ऐसे सुनसान सड़क पर किसी लड़की को देख विराज और राजवीर अपनी कार से बाहर आते हैं। दोनों ने ही बाहर आकर देखा तो एक लड़की शादी का जोड़ा पहने खड़ी थी। उस लड़की ने अपना हाथ नीचे किया तो उसका चेहरा देख राजवीर और विराज दोनों ही शॉक्ड रह गए क्योंकि सामने आर्या खड़ी थी जो दिखने में गौरी जैसी थी। आर्या जल्दी से आगे आकर बोली, भैया प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए, कुछ लोग मेरे पीछे पड़े हैं। ये बोलते हुए वो डर से कांप रही थी। राजवीर और विराज को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो बस आर्या को देख रहे थे। आर्या ने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्लीज भैया मेरी हेल्प कर दीजिए। तभी वहां कुछ लोग आ गए। कुछ 4-5 लोग थे, दिखने में किसी गुंडे की तरह लग रहे थे। उनमें से एक लड़के ने राजवीर और विराज की तरफ देखकर कहा, ए लड़के, उस लड़की को हमें दे दे नहीं तो तुझे बहुत ही मारेंगे, इतना कि तू अपने घर नहीं पहुंच पाएगा। उसकी बातें सुन राजवीर और विराज दोनों का ध्यान उन आदमियों पर गया जो उसी तरफ आ रहे थे। दोनों ने कुछ नहीं कहा पर आर्या वो रोते हुए राजवीर और विराज की तरफ ही देख रही थी। तभी उन आदमियों ने देखा कि दोनों कुछ नहीं कह रहे तो उनमें से एक आदमी ने आर्या का हाथ पकड़ लिया और उसे ले जाने लगा। आर्या अपना हाथ पीछे खींच रही थी। वो आदमी उसे ले जाने लगे तभी राजवीर ने उस आदमी के मुंह पर एक पंच जड़ दिया। वो आदमी अगले ही पर जमीन पर गिरा हुआ था। उसके दूसरे साथी ने जैसे ही राजवीर पर हाथ उठाना चाहा तो विराज ने उसे भी एक पंच मारा। ऐसे ही वहां फाइटिंग शुरू हो गई। कुछ देर में वो आदमी जमीन पर पड़े हुए थे। टू बी कंटिन्यूड 72। तुम हमारी छोटी बहन जैसी हो। अब तक ये बोलते हुए वो डर से कांप रही थी। राजवीर और विराज को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वो बस आर्या को देख रहे थे। आर्या ने हाथ जोड़ते हुए कहा, प्लीज भैया मेरी हेल्प कर दीजिए। तभी वहां कुछ लोग आ गए। कुछ 4-5 लोग थे, दिखने में किसी गुंडे की तरह लग रहे थे। उनमें से एक लड़के ने राजवीर और विराज की तरफ देखकर कहा, ए लड़के, उस लड़की को हमें दे दे नहीं तो तुझे बहुत ही मारेंगे, इतना कि तू अपने घर नहीं पहुंच पाएगा। उसकी बातें सुन राजवीर और विराज दोनों का ध्यान उन आदमियों पर गया जो उसी तरफ आ रहे थे। दोनों ने कुछ नहीं कहा पर आर्या वो रोते हुए राजवीर और विराज की तरफ ही देख रही थी। तभी उन आदमियों ने देखा कि दोनों कुछ नहीं कह रहे तो उनमें से एक आदमी ने आर्या का हाथ पकड़ लिया और उसे ले जाने लगा। आर्या अपना हाथ पीछे खींच रही थी। वो आदमी उसे ले जाने लगे तभी राजवीर ने उस आदमी के मुंह पर एक पंच जड़ दिया। वो आदमी अगले ही पर जमीन पर गिरा हुआ था। उसके दूसरे साथी ने जैसे ही राजवीर पर हाथ उठाना चाहा तो विराज ने उसे भी एक पंच मारा। ऐसे ही वहां फाइटिंग शुरू हो गई। कुछ देर में वो आदमी जमीन पर पड़े हुए थे। अब आगे राजवीर और विराज दोनों ही गुस्से में उन आदमियों को घूर रहे थे। राजवीर ने उन आदमियों को देख गुस्से में कहा, अगर दोबारा किसी लड़की को परेशान किया ना तो और भी पूरी हालत होगी तुम्हारी। ये बोल राजवीर ने एक लात उस आदमी के पेट पर मार दी जिसने आर्या का हाथ पका हुआ था। विराज आर्या के पास आया। राजवीर भी आर्या के पास आ खड़ा हो गया और शांत भाव से कहा, डरो मत, और ये बताओ तुम्हारा नाम क्या है। आर्या ने अपनी आंसू भरी आंखों से राजवीर को देखा और धीरे से कहा, आर्या। विराज तो अभी भी उसे ध्यान से देख रहा था। विराज ने ध्यान से उसे देखा। आर्या का चेहरा तो गौरी से मिलता था पर उसकी आंखें ब्राउन कलर की थी और गौरी की आंखें काली थी। विराज ने आर्या से सवाल किया, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ है। आर्या उनकी बात सुन रोने लगी।
राजवीर ने उसे देख विराज को आंखों के इशारे से ही कुछ ना पूछने को कहा। फिर आर्या को देख कहा हमारे साथ चलोगी। वैसे भी इतनी रात को इस सुनसान जगह पर रुकना सेफ नहीं होता। आर्या दोनों को देख रही थी। वो ऐसे ही कैसे किसी के साथ जा सकती थी। वैसे भी वो दोनों जानती ही कहा थी जो वो इनकी बात पर विश्वास कर सकें। आर्या को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसके मन का डर समझकर विराज ने कहा देखो तुम हम पर विश्वास कर सकती हो। प्लीज डरो मत, हमें अपने बड़े भाई जैसा समझो। आर्या उन्हें देख रही थी। फिर धीरे से अपना सिर हाँ में हिला दिया और बोली ठीक है। राजवीर उसे कार के पास लेकर आया और कार का बैक डोर ओपन कर आर्या को बैठने का इशारा किया। आर्या अंदर बैठ गई। फिर विराज और राजवीर भी कार में बैठ गए। राजवीर ने कार स्टार्ट कर दी। तीनों कुछ ही देर में एक अपार्टमेंट और पहुंचे। यह अपार्टमेंट राजवीर का ही था पर वो कभी वहां आता नहीं था। तीनों अंदर आए। राजवीर ने आर्या को बैठने का इशारा किया तो आर्या वहीं बैठ गई। उसे अभी भी डर लग रहा था। विराज वहीं हाथ बांधे खड़ा था। राजवीर ने आर्या को एक ग्लास पानी दिया। आर्या ने पानी पिया और ग्लास टेबल पर रख दी। आर्या अब कुछ हद तक नॉर्मल हो चुकी थी। राजवीर ने अब प्यार से कहा देखो डरो मत, ये बताओ तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ और तुम वहाँ क्या कर रही थी। तुम हमें बताओगी तो हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। आर्या ने एक नजर दोनों को देखा और धीरे से बोली मेरे माँ पापा नहीं है। 2 साल पहले उनकी एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। उसकी बात सुन दोनों को बुरा लगा। आर्या ने आगे कहा मैं वहाँ उन लोगों से बचते हुए आई थी। मेरे माँ पापा की डेथ के बाद मामा मामी मेरे साथ रहने लगे पर वो दोनों ही मुझे मारते थे, घर का सारा काम करवाते थे। और कुछ दिन पहले ही उन्होंने मुझे किसी पैसे वाले आदमी को बेच दिया और मुझसे कहा कि वो मुझे पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। मैंने मना किया तो मामा मामी ने मुझे मारा और आज जबरदस्ती मेरी शादी उससे करवा रहे थे। तो मैं वहां से भाग आई। वो सभी उसी के आदमी थे जो मेरे पीछे पड़े हुए थे। विराज भी आकर दूसरे सोफे पर बैठ गया और आर्या को देखने लगा। आर्या की उम्र भी काफी कम लग रही थी। वो आदमी कौन है, तुम उसे जानती हो? आर्या ने हमें अपना सिर हिला दिया और बोली यह शहर के पास ही जो छोटा सा गांव है रामपुर, वहाँ के ठाकुर साहब का बेटा है वो। बहुत ही बुरा है, गांव में हर लड़कियों को परेशान करता है। राजवीर ने विराज को देखकर कहा ये तो वही गांव है जहां हम आज गए थे ना। विराज ने हमें सिर हिला दिया। विराज ने दोबारा सवाल किया अच्छा उम्र क्या है तुम्हारी? आर्या ने धीरे से कहा 19 साल। विराज ने आगे कहा तो तुम पढ़ाई करती हो? आर्या ने रोते हुए कहा नहीं, जब माँ पापा थे तब मैं कॉलेज जाती थी, पर जब से उनकी डेथ हुई मामा मामी ने कॉलेज छुड़वा दिया। उसकी बातें सुन दोनों को ही बुरा लग रहा था। राजवीर ने कहा कोई बात नहीं, अब आगे क्या करना चाहती हो? आर्या ने कहा मेरे पापा मुझे डॉक्टर बनते देखना चाहते थे पर अब उनका सपना पूरा नहीं हो सकता। मैं अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी पर मामा मामी ने मेरा सपना ही तोड़ दिया। आर्या ने यह बात उदास होते हुए कही थी। कोई बात नहीं, अब अपना सपना पूरा कर लेना, हम तुम्हारा एडमिशन यहाँ के बेस्ट कॉलेज में करवा देंगे। आर्या ने उसे देख हैरानी से कहा आप? पर आप क्यों? राजवीर ने मुस्कुरा कर कहा क्योंकि तुम हमारी छोटी बहन जैसी हो। देखो मेरी कोई छोटी बहन नहीं है, इसलिए मुझे अपने बड़े भाई जैसा समझो। और हाँ, आज से यही रहना। तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए मांगा लेते हैं। ये बोल राजवीर आर्या के लिए खाना ऑर्डर करता है। कुछ देर में उसका ऑर्डर आ जाता है। राजवीर खाना टेबल पर रख बोला तुम खाना खा लेना, अब हम दोनों चलते हैं। ये बोल उसने हल्की सी मुस्कान उसे पास की। और आप लोग कहाँ रहेंगे? आर्या ने कहा तो विराज ने मुस्कुराकर कहा उसकी तुम टेंशन मत लो, हम अपने घर पर रहेंगे। यह अपने घर और मैं अपने। तुम यहाँ अच्छे से रहो। तुम्हारी जरूरत का सारा सामान यहाँ है और कोई भी चीज की प्रॉब्लम हो तो अपने इस भाई को कॉल कर देना। फोन वहाँ है और नंबर डायरी में लिखा। ठीक है, अब हम चलते हैं। टू बी कंटिन्यूड 73 मेरे भाई से शादी कर लो। अब तक कोई बात नहीं, अब अपना सपना पूरा कर लेना, हम तुम्हारा एडमिशन यहाँ के बेस्ट कॉलेज में करवा देंगे। आर्या ने उसे देख हैरानी से कहा आप? पर आप क्यों? राजवीर ने मुस्कुरा कर कहा क्योंकि तुम हमारी छोटी बहन जैसी हो। देखो मेरी कोई छोटी बहन नहीं है, इसलिए मुझे अपने बड़े भाई जैसा समझो। और हाँ, आज से यही रहना। तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए मांगा लेते हैं। ये बोल राजवीर आर्या के लिए खाना ऑर्डर करता है। कुछ देर में उसका ऑर्डर आ जाता है। राजवीर खाना टेबल पर रख बोला तुम खाना खा लेना, अब हम दोनों चलते हैं। ये बोल उसने हल्की सी मुस्कान उसे पास की। और आप लोग कहाँ रहेंगे? आर्या ने कहा तो विराज ने मुस्कुराकर कहा उसकी तुम टेंशन मत लो, हम अपने घर पर रहेंगे। यह अपने घर और मैं अपने। तुम यहाँ अच्छे से रहो। तुम्हारी जरूरत का सारा सामान यहाँ है और कोई भी चीज की प्रॉब्लम हो तो अपने इस भाई को कॉल कर देना। फोन वहाँ है और नंबर डायरी में लिखा। ठीक है, अब हम चलते हैं।
अब आगे राजवीर और विराज दोनों ही अपार्टमेंट से बाहर निकल आए और अपनी कार में बैठ घर के लिए निकल जाते हैं। कार ड्राइव करते हुए ही राजवीर ने विराज से कहा, आर्या बिल्कुल गौरी जैसी दिखती है ना? हाँ, पर आंखें अलग है, विराज ने जवाब दिया। हम हाँ, पर वैसे कोई इतना बुरा कैसे हो सकता है? उसके मामा मामी मतलब मामी का समझ आता है, पर उसके मामा भी उसे किसी को बेचने से पहले एक बार नहीं सोचे। राजवीर ने कहा, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, कुछ लोग होते ही घटिया है और उसके मामा मामी भी वैसे ही है। विराज ने गहरी सांस लेते हुए कहा। राजवीर ने विराज को घर छोड़ा और खुद अपने घर निकल गया। रात बहुत हो गई थी, इसलिए विराज सीधे अपने रूम में चले गया। अगली सुबह ही उसे पता चला कि रेखा जी शिव की शादी शनाया से कराना चाहती हैं, क्योंकि शनाया ने इन दिनों बाकी सभी को बहुत अच्छा बनने का अपना ड्रामा दिखाकर अपने जाल में फंसा लिया था। किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं थी, पर विराज का दिमाग इस बात से ठनक गया। उसने किसी को कुछ नहीं कहा और ऑफिस निकल गया। वो आज अपने ऑफिस जाने से पहले राजवीर से मिलने शेखावत इंडस्ट्रीज चले गया और राजवीर को शनाया और शिव की शादी की बात बताई। राजवीर ने परेशान होते हुए कहा, पर इतने जल्दी यह सब हुआ कैसे और शादी की डेट भी निकल गई है, वो भी 1 हफ्ते बाद की। सब कुछ इतना जल्दी हो गया और शिव उसने कुछ नहीं कहा क्या? नहीं, उसने कुछ नहीं कहा, वैसे भी आजकल वो बातें समझता ही कहा है, विराज ने कहा। राजवीर ने आगे कहा, पर हम शिव की शादी शनाया से नहीं होने दे सकते हैं, तुझे पता है ना उसने गौरी का एक्सीडेंट करवाया है, ऐसे में उसकी शादी नहीं, हमें कुछ करना चाहिए। विराज ने कहा, हाँ वही तो बात है, उसकी शादी शिव से नहीं हो सकती, हमें कुछ तो करना होगा जिससे उसकी शादी भी ना हो और सच भी सबके सामने आ जाए। राजवीर ने कुछ सोचकर कहा, कुछ ऐसा करते हैं कि वो खुद गुस्से में आकर अपना सच कह दे। और यह कैसे पॉसिबल है? विराज ने कहा, है पॉसिबल, अगर शादी वाले दिन शिव की शादी किसी और से हो जाए तो वो गुस्से में आकर कुछ ना कुछ तो बोल ही देगी, वैसे भी उसे शिव किसी भी कीमत पर चाहिए। राजवीर ने कहा, पर हम इतनी जल्दी लड़की कहाँ से लाएंगे? अच्छी लड़की कोई पेड़ पर तो मिलती नहीं है, तो फिर? विराज ने सोचते हुए कहा, तो किसी ऐसी लड़की को देखो जो आपकी नजरों में हो। इतनी बड़ी कंपनी चलाते हैं आप दोनों, कोई ना कोई लड़की तो मिल ही जाएगी। या आपके किसी फ्रेंड की बहन या कोई और जिसे आप अच्छी तरह से जानते हो, उसी से शादी करा दीजिए शिव भाई की। राजवीर और विराज ने पीछे देखा जहां आर्यन खड़ा हुआ ये बोल रहा था। आर्यन को वहां देख राजवीर की आंखें छोटी छोटी हो गई। उसने आर्यन से कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आर्यन ने मुंह बनाते हुए कहा, आप ही तो कहते हो कभी ऑफिस भी देख लिया कर आकर, इसलिए आज ऑफिस देखने आया था। बहुत अच्छा, और यहाँ की एम्प्लॉय तो और भी अच्छी, कितने अच्छे से बातें करती हैं। आगे की बात आर्यन ने हंसते हुए कहा। राजवीर उसे अभी भी घूर रहा था। आर्यन ने कहा, अब क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हैं? और मुझे भी वो शनाया टनाया पसंद नहीं है, इसलिए आपको आइडिया दे रहा हूँ। राजवीर ने उसे घूरते हुए कहा, ठीक है, अब तेरा हो गया तो या घर जा या फिर सीधे फैक्ट्री जा और वहाँ का काम देखकर आ, समझा? आर्यन ने हड़बड़ाते हुए कहा, भाई मुझे याद आया, भाभी ने कहा था जल्दी घर आने के लिए, उन्हें कहीं जाना था। ये बोल वो राजवीर के केबिन से बाहर भाग गया। उसे इस तरह देख दोनों ही हंस देते हैं। विराज ने हंसते हुए कहा, वैसे आर्यन ने आइडिया तो अच्छा दिया है। राजवीर ने कुछ सोचते हुए कहा, आर्या। विराज उसकी बात सुन हैरानी से उसे देखने लगा और कहा, क्या आर्या, हम ऐसे कैसे उसकी हेल्प कर उसे शिव से शादी करने के लिए कह सकते हैं? वो हमें गलत समझेगी। नहीं, रहने दे, वैसे भी अभी उसकी पढ़ाई की उम्र है। अरे हम सिर्फ उससे पूछेंगे और अपनी मजबूरी बताएंगे तो शायद वो समझ जाए। कुछ सोचकर विराज ने भी उसे हाँ कह दिया, और वैसे भी वो एक ट्राई तो कर ही सकते थे। 2 दिन बाद विराज और राजवीर दोनों ही आर्या से मिलने आए थे। आर्या अब उन्हें काफी हद तक नॉर्मल लग रही थी, पर विराज और राजवीर दोनों को ही उससे बात करने में हिचकिचाहट हो रही थी। दोनों ने खुद को नॉर्मल किया और विराज ने धीरे से कहा, आर्या हमें तुमसे कुछ कहना है। आर्या ने मुस्कुराकर कहा, बोलिए ना भाई, आपको जो भी कहना है। विराज ने कहा, देखो तुम हमें गलत मत समझना, बस हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए और इससे तुम्हारी लाइफ भी बेटर हो जाएगी। और तुम कोई भी फैसला लोगी हम उसे ही मानेंगे, तुम पर कोई बात का दबाव नहीं है, और ये तो बिल्कुल मत सोचना कि हमने तुम पर कोई एहसान किया है और उसके बदले में हम तुमसे ये कह रहे हैं। विराज की इतनी बातें सुन आर्या को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर उसने कहा, आप कहिए तो भाई, बात क्या है? अगर मेरे लिए पॉसिबल हुआ तो मैं वो करूंगी। विराज ने सीधे कहा, मेरे भाई से शादी कर लो। आर्या उसकी बात सुन हैरान रह गई। उसे तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। विराज ने उसकी हैरानी समझते हुए उसे शिव और गौरी की फोटो दिखाते हुए उसे उन दोनों के बारे में सब कुछ बता दिया। आर्या को उसकी बात सुन कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर वो दोनों को मना भी नहीं कर पा रही थी। राजवीर ने उसके चेहरे को देख कहा, आर्या कोई बात नहीं, तुम्हें ना कहना है खुलकर कह, तो तुम्हें हम दोनों में से कोई कुछ नहीं कहेगा। ठीक है, हम दोनों चलते हैं।
ये बोल दोनों ही वहां से उठ गए और जाने लगे। तभी आर्या ने धीरे से कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ, मुझे इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी बात सुन दोनों ही खुश हो जाते हैं। विराज ने उसे देख कहा, आर्या प्लीज किसी दबाव में आकर यह डिसीजन मत लेना, ये पूरी लाइफ का डिसीजन होता है। आर्या ने थोड़ा मुस्कुराकर कहा, अब आप दोनों ने ये डिसीजन लिया है तो मेरे लिए ये भी सही ही होगा। वैसे भी आप दोनों ने मुझे अच्छी लाइफ दी है तो उसे खराब नहीं होने देंगे, इतना तो मुझे आप पर विश्वास है। वैसे भी आपने मुझे चुना, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कहा, आपका घर परिवार और मेरा तो कोई है भी नहीं। एक दर्द भरी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। टू बी कंटिन्यूड 74। आर्या शिव के कमरे में। अब तक विराज की इतनी बातें सुन आर्या को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उसने कहा, आप कहिए तो भाई, बात क्या है? अगर मेरे लिए पॉसिबल हुआ तो मैं वो करूंगी। विराज ने सीधे कहा, मेरे भाई से शादी कर लो। आर्या उसकी बात सुन हैरान रह गई। उसे तो जैसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। विराज ने उसकी हैरानी समझते हुए उसे शिव और गौरी की फोटो दिखाते हुए उसे उन दोनों के बारे में सब कुछ बता दिया। आर्या को उसकी बात सुन कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर वो दोनों को मना भी नहीं कर पा रही थी। राजवीर ने उसके चेहरे को देख कहा, आर्या कोई बात नहीं, तुम्हें ना कहना है खुलकर कह तो तुम्हें हम दोनों में से कोई कुछ नहीं कहेगा। ठीक है, हम दोनों चलते हैं। ये बोल दोनों ही वहां से उठ गए और जाने लगे। तभी आर्या ने धीरे से कहा, ठीक है, मैं तैयार हूँ, मुझे इस शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसकी बात सुन दोनों ही खुश हो जाते हैं। विराज ने उसे देख कहा, आर्या प्लीज किसी दबाव में आकर यह डिसीजन मत लेना, ये तुम्हारी पूरी लाइफ का डिसीजन होता है। आर्या ने थोड़ा मुस्कुराकर कहा, अब आप दोनों ने ये डिसीजन लिया है तो मेरे लिए ये भी सही ही होगा। वैसे भी आप दोनों ने मुझे अच्छी लाइफ दी है तो उसे खराब नहीं होने देंगे, इतना तो मुझे आप पर विश्वास है। वैसे भी आपने मुझे चुना, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। कहा, आपका घर परिवार और मेरा तो कोई है भी नहीं। एक दर्द भरी मुस्कान उसके चेहरे पर आ गई। अब आगे आर्या की आंखें नम थी, जिसे देख राजवीर ने आगे आ उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, ऐसे कैसे, तुम्हारा कोई नहीं है? मैं हूँ तुम्हारा बड़ा भाई, और आज से यह मत कहना तुम्हारा कोई नहीं है। हम हैं, और विराज की फैमिली तो बहुत अच्छी है, देखना तुम वहाँ बहुत खुश रहोगी। आर्या के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई। राजवीर और विराज वहां से चले गए। फ्लैश बैक एंड। सभी घर वाले विराज की बातें सुन रहे थे। आर्या तो अभी भी सिर झुकाए एक सोफे पर बैठी थी। सभी ने एक नजर आर्या को देखा, फिर विराज और राजवीर को देखने लगे। सभी के फेस एक्सप्रेशन समझ ही नहीं आ रहे थे। तभी राजवीर सोफे पर से उठते हुए रेखा जी से बोला, आंटी अगर आप लोग इस शादी को नहीं मानते और आपको लगता है हमने गलत किया है तो कोई बात नहीं, मैंने आर्या को अपनी छोटी बहन माना है, मैं उसे अपने साथ अपने घर ले जाऊंगा। ये बोल राजवीर आर्या के पास आया और बोला, आर्या घर चलो। आर्या ने एक नजर उसे देखा और सिर झुकाए ही खड़ी हो गई। आर्या अपना लहंगा संभालते हुए राजवीर के पीछे चलने लगी। तभी राजवीर ने अनवी और आर्यन को देख बोला, चलो घर जाना है। आर्यन ने कहा, ठीक है भाई। चारों बाहर जाने लगे। विराज को भी लगा शायद उसके परिवार वाले आर्या को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। विराज भी राजवीर को जाते देख रहा था। चारों गेट की तरफ पहुंचे ही थे, तभी विराज की दादी माँ ने कहा, रुको राजवीर, तुम हमारे खानदान की बहू को अपने साथ नहीं ले जा सकते हो। शादी चाहे जैसी भी क्यों ना हुई हो, वो अब हमारे घर बड़ी बहू है। उनकी बात सुन राजवीर उनकी तरफ मुड़ा तो दादी जी ने मुस्कुरा कर कहा, हाँ, अब तुम्हारी बहन हमारे घर की बहू है, इसलिए तुम अब उसे नहीं ले जा सकते। उनकी बात सुन राजवीर और विराज के चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि उन्हें अब गिल्ट हो रहा था कि कहीं उन्होंने अपने फायदे के लिए आर्या की जिंदगी तो बर्बाद नहीं कर दी। पर अब दोनों का मन हल्का हो गया था। सभी घर वाले के चेहरे पर भी मुस्कुराहट थी। दादी जी ने रेखा जी से कहा, बहू अपनी बहू की स्वागत की तैयारी करो या बिना गृह प्रवेश के ही घर में लाओगी उसे। रेखा जी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं माँ, हम अभी तैयारी करते हैं। आन्या ने रेखा जी को रोकते हुए कहा, बड़ी माँ आप रहने दे, मैं और शानवी तैयारी कर देते हैं। ये बोल वो शानवी का हाथ पकड़ उसे अपने साथ ले गई। कुछ देर में दोनों ने तैयारी की और साइड में खड़ी हो गई। दोनों के चेहरे पर खुशी थी कि कम से कम उस चुड़ैल शनाया इस घर में नहीं आई। आर्या दरवाजे पर खड़ी थी। तभी रेखा जी ने कहा, क्या शिव नहीं आएगा? प्रिया जी ने कहा, दीदी आप तो जानती है वो अभी कितने बड़े गम में है, शायद ना आए, आप सिर्फ आर्या की ही आरती कर दीजिए। रेखा जी थोड़ा उदास हो गई तो विराज ने कहा, रुकिए बड़ी माँ, आर्या का गृह प्रवेश शिव के साथ ही होगा, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। ये बोल विराज शिव के रूम में चले गया। विराज रूम में आया तो देखा शिव बेड के नीचे एक साइड बैठा है, उसके हाथ में गौरी की फोटो थी। विराज उसके पास आया और बोला, शिव बाहर चल, बड़ी माँ को गृह प्रवेश की रस्म करनी है। शिव ने मना करते हुए कहा, नहीं विराज, मुझे कोई रस्म नहीं करनी, तू जा यहाँ से प्लीज।
विराज ने शिव के कंधे पर हाथ रखकर कहा, देख शिव, तू इस तरह से कब तक रहेगा? पता है ना बड़ी माँ को कितना बुरा लगता है तुझे इस तरह से देखकर, पर नहीं, तुझे सिर्फ तेरा दुख दिखता है। तुझे पता है आर्या की फैमिली भी कार एक्सीडेंट में खत्म हो गई, वो भी 2 साल पहले। 17 साल की थी तब वो। उसके बाद उसके मामा मामी आज तक उसे टॉर्चर करते आए हैं, फिर भी वो इतना नहीं टूटी। तेरे पास तो तेरी पूरी फैमिली है, उसके पास तो कोई भी नहीं था, और जो थे भी तो उसे दुख देने के लिए थे। सोच कैसे उस छोटी सी लड़की ने खुद को संभाला, और एक तू है, कितना बड़ा है, समझदार, खुद के दम पर खड़ा है। उसके तो सपने ही उसके मामा मामी ने खत्म कर दिए थे, और तुझे संभालने के लिए तो फिर भी हम सब है। उसके बारे में सोच, उसने तो खुद को खुद ही संभाल रखा है अब तक। देख शिव, मैं तुझे यह नहीं कह रहा कि तू उसे इतनी जल्दी एक्सेप्ट कर ले, पर प्लीज उसे समझने की कोशिश तो कर। देख तू अभी नीचे नहीं आया तो शायद उसे बुरा लग जाए। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि किसी को बुरा लगे या अच्छा, शिव ने बिना भाव के कहा और अपने कपड़े निकाल वॉशरूम में चले गया। कुछ देर तक विराज ऐसे ही खड़ा रहा, फिर उसके रूम से बाहर निकल गया। वो जब नीचे आया तो सभी उसे देखने लगे। प्रिया जी ने कहा, विराज, शिव कहाँ है? अभी तक आया नहीं, तुम तो उसे बुलाने गए थे ना? विराज कुछ नहीं बोला और ऐसे ही चुपचाप खड़ा रहा। रेखा जी ने उसका चेहरा देखा, उन्होंने उदास होते हुए कहा, कोई नहीं, ऐसे ही करवा लेते हैं गृह प्रवेश की रस्म। वो जैसे ही आर्या की बड़ी तभी शिव भी वहां आया और आर्या के बगल में खड़े हो गया। हालांकि उसके चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, विराज की बातें उसके दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। सभी शिव को वहां देख खुश हो जाते हैं। रेखा जी ने मुस्कुराते हुए दोनों को तिलक लगाया और दोनों की आरती उतारी। फिर आर्या को कलश गिराकर घर में आने को कहा। आर्या ने भी वैसा वैसा ही किया। आर्या ने कलश गिराकर अपने छोटे छोटे पैरों के छाप घर में छोड़ते हुए अंदर आई। आर्या ने फिर आगे बढ़कर पहले दादी माँ के पैर छुए, फिर शिव के पापा के और उसके बाद विराज के पापा के। आर्या रेखा जी की पैर छूने लगी तो उन्होंने रोकते हुए कहा, बेटी पैर नहीं छूटी है, ये बोल उसे गले लगा लेती हैं। आर्या की आंखें दोबारा नम हो जाती है क्योंकि उसे अपने माँ पापा की याद आती हैं। वो फिर प्रिया जी के पैर छूने गई तो उन्होंने भी उसे गले लगा लिया। शिव अब तक दोबारा अपने रूम में चले गया था। प्रिया जी ने आन्या से कहा, बेटा आर्या को शिव के रूम में ले जाओ। आन्या ने हाँ में सिर हिलाया और उसे अपने साथ शिव के रूम की तरफ ले गई। राजवीर ने आर्या के जाने के बाद सबको देखकर कहा, ठीक है, अब हम भी चलते हैं। उसने सबसे इजाजत ली और आर्यन और अनवी के साथ अपने घर के लिए निकल गया। आन्या आर्या को लिए शिव के रूम में आती है। शिव रूम में कहीं नहीं दिखा तो आन्या उसे बेड पर बैठाते हुए बोली, तुम चेंज कर लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। आन्या जाने लगी तो आर्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। आन्या ने पीछे मुड़कर देखा तो आर्या ने सिर झुकाए हुए कहा, आप थोड़ी देर रुक जाइए ना। आन्या समझ रही थी कि वो डर रही है। आन्या ने उसे समझाते हुए कहा, डरो मत, शिव भैया बहुत अच्छे हैं, और तुम्हें उनसे डरने की क्या जरूरत, तुमने कुछ थोड़ी किया है। अब मैं तुम्हारे लिए खाना भेजावती हूँ, चेंज कर लो, फिर खाना खा लेना, भूख लगी होगी ना। आर्या ने मासूमियत से हाँ में सिर हिला दिया। आन्या मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। आर्या अब रूम को देख रही थी। रूम काफी बड़ा था, हर दीवार पर गौरी और शिव की तस्वीर लगी हुई थी। आर्या सारी तस्वीर को बहुत ध्यान से देख रही थी। आर्या ने गौरी और शिव की शादी की तस्वीर को देखकर कहा, ये तो सच में मेरे जैसे ही दिखती है, बस इनकी आंखें अलग है। आर्या से खुद से ही बातें कर रही थी। टू बी कंटिन्यूड 75 रूम से बाहर फेंक दूंगा अब तक। आन्या ने हाँ में सिर हिलाया और उसे अपने साथ शिव के रूम की तरफ ले गई। राजवीर ने आर्या के जाने के बाद सबको देखकर कहा, ठीक है, अब हम भी चलते हैं। उसने सबसे इजाजत ली और आर्यन और अनवी के साथ अपने घर के लिए निकल गया। आन्या आर्या को लिए शिव के रूम में आती है। शिव रूम में कहीं नहीं दिखा तो आन्या उसे बेड पर बैठाते हुए बोली, तुम चेंज कर लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। आन्या जाने लगी तो आर्या ने उसका हाथ पकड़ लिया। आन्या ने पीछे मुड़कर देखा तो आर्या ने सिर झुकाए हुए कहा, आप थोड़ी देर रुक जाइए ना। आन्या समझ रही थी कि वो डर रही है। आन्या ने उसे समझाते हुए कहा, डरो मत, शिव भैया बहुत अच्छे हैं, और तुम्हें उनसे डरने की क्या जरूरत, तुमने कुछ थोड़ी किया है। अब मैं तुम्हारे लिए खाना भेजावती हूँ, चेंज कर लो, फिर खाना खा लेना, भूख लगी होगी ना। आर्या ने मासूमियत से हाँ में सिर हिला दिया। आन्या मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। आर्या अब रूम को देख रही थी। रूम काफी बड़ा था, हर दीवार पर गौरी और शिव की तस्वीर लगी हुई थी। आर्या सारी तस्वीर को बहुत ध्यान से देख रही थी। आर्या ने गौरी और शिव की शादी की तस्वीर को देखकर कहा, ये तो सच में मेरे जैसी ही दिखती है, बस इनकी आंखें अलग है। आर्या से खुद से ही बातें कर रही थी। अब आगे। आर्या खुद से ही बातें करते हुए पूरे रूम को देख रही थी, तभी उसके कानों में शिव की आवाज सुनाई दी।
तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? शिव बालकनी से कमरे में आते हुए आर्या से बोला। आर्या उसकी आवाज सुन हड़बड़ा जाती हैं और उसकी तरफ मुड़ कर देखती है। शिव को देख वो थोड़ा डर जाती हैं और अपनी गर्दन नीचे झुका लेती थी। शिव उसके सामने आकर खड़े हो जाता है और उसे देखने लगता है। सच में उसे देख कोई भी कह सकता था कि वो गौरी ही है, कोई फर्क नहीं था दोनों में। शिव उसे देख रहा था जैसे गौरी को देख रहा हो। आर्या जब शिव को खुद को देखते पाती हैं तो धीरे से बोली, वो आन्या दीदी मुझे यहाँ छोड़कर गई है। उसकी आवाज सुन शिव का ध्यान उसके चेहरे से हट जाता है। शिव उसकी तरफ से अपना मुंह फेर लेता है क्योंकि सच में वो आर्या को गौरी समझने लगा था। उसे तो याद ही नहीं रहा कि वो आर्या है, गौरी नहीं। शिव ने फिर उसकी तरफ देखकर बोला, तो ऐसे यहाँ खड़ी क्यों हो? जाकर चेंज करो और सो जाओ। उसकी बात सुनकर आर्या बोली, वो मेरे पास कपड़े नहीं है। शिव ने उसे घूर कर देखते हुए कहा, हाँ तो मैं क्या करूं? तुम्हारे पास कपड़े नहीं है तो जाकर किसी और से कहो, मुझसे नहीं। और हाँ एक बात याद रखना, कबोर्ड में से अगर कोई भी कपड़े पहने तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? और हाँ एक बात अपने दिमाग में बैठा लो, गौरी की कोई चीज, कोई भी कपड़े या कुछ भी तुम यूज नहीं करोगी। वो सिर्फ उसका है और उसकी किसी भी चीज पर तुम्हारा कोई हक नहीं है, समझ गई ना? आर्या ने हाँ में सिर हिलाकर कहा, हाँ मैं उनकी कोई भी चीज नहीं लूंगी और मुझे वैसे भी किसी की कोई चीज पर अपना हक जमाना पसंद भी नहीं है। आप फिक्र मत कीजिए, मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। ये बोल आर्या अपना मुंह बंद कर लेती हैं। आर्या को इस तरह से जवाब देता देख शिव खुद से ही बोला, विराज तो बड़ा कह रहा था कि कुछ बोलती नहीं है, गौरी की तरह है बिल्कुल शांत, पर ये तो अभी से इतना बोलती है। वही आर्या खुद से कहती है, आन्यादी तो कह रही थी कि उनके शिव भाई बहुत अच्छे हैं, पर ये तो अभी से पता नहीं क्या क्या सुनाए जा रहे हैं, जैसे मैं तो इनका घर ही हड़पने आई हूँ। शिव कुछ बोलता तभी डोर नॉक होता है। शिव ने एक नजर आर्या को देखा और डोर ओपन कर देता है। डोर पर आन्या खड़ी थी जो उन दोनों के लिए खाना लेकर आई थी। आन्या शिव को देख बोली, भाई वो मैं खाना लेकर आई थी। शिव ने कुछ नहीं बोला और सामने से हट गया। आन्या कमरे में आ गई। आन्या खाना टेबल पर रख देती हैं। आर्या जब आन्या की आवाज सुनती है तो आन्या को देखती है। आन्या खाना जब टेबल पर रख देती हैं तो आर्या को देखती है जो उसे ही देख रही थी। आन्या ने उसे पूछा, क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या? आर्या ने हाँ में सिर हिला दिया तो आन्या ने कहा, कहो मैं लाकर दे देती हूँ। आर्या ने शिव को एक नजर देखा और आन्या से बोली, दी मेरे पास कपड़े नहीं है। आन्या ने बिना सोचे ही कहा, अंदर कबोर्ड में होंगे ना, उनमें से पहन लो। उसकी बात सुन शिव कुछ बोलता तभी आर्या ने कहा, नहीं दी मैं वो कपड़े नहीं पहन सकती, प्लीज आप मुझे दूसरे कपड़े दे दीजिए। आर्या की बात सुन आन्या समझ जाती हैं कि शिव शायद नहीं चाहता कि आर्या गौरी के कपड़े पहने। वो आर्या को देख बोली, ठीक है तुम रुको मैं अभी आई। ये बोल आन्या रूम से चली जाती हैं। शिव बेड पर बैठ फोन देखने लगता है। आर्या जो कब से इतना भारी लहंगा पहनी थी अब तक खड़े रह रहकर थक जाती हैं और यहाँ वहाँ देखने लगती हैं। फिर सोफे पर जाकर बैठ जाती हैं। वो वैसे भी काफी थक गई थी। शिव देख तो अपने फोन को रहा था पर उसकी नजरें बार बार आर्या पर जा रही थी। आर्या सोफे पर बैठे हुए ही अपना सिर का दुपट्टा निकाल देती हैं और अपने जुड़े को खोलने लगती हैं। पर वो अपने हाथ के चूड़े से बार बार परेशान हो रही थी। वो इरिटेट हो रही थी इसलिए वो अपनी चूड़ियां निकालने लगती हैं। वो अपनी चूड़ियां निकाल रही है जिससे शोर हो रहा था। शिव जो उसे कब से देख रहा था उसने थोड़ा तेज आवाज में कहा, तुम कोई काम शांति से नहीं कर सकती? इतना शोर क्यों कर रही हो? अब थोड़ी भी आवाज ना तो रूम से बाहर फेंक दूंगा, समझी? टू बी कंटिन्यूड। यूसी ऑफिशियल स्टोरीज को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और अपने एंड तक देखा है तो कमेंट जरूर कीजिए।